अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। बेटियों से नहीं उनके नसीब से डर लगता है, नानी अक्सर कहती थीं, और वो सोचती थी कि जिनके माँ बाप नहीं होते नसीब उनके ख़राब होते हैं। और नानी उसे झिड़क कर ऐसी 10 लड़कियां दिखाती थीं जिनके माँ बाप थे मगर वो बुरे हालों में थीं। उसने एक नज़र अपने हाल पर डाली। इस वक्त जहां मौजूद थी ये कमरा किसी मुगलिया दौर के बादशाह के कमरे का मंजर पेश कर रहा था। कमरे के बीचों बीच पड़े बेड पर वो शख्स सो रहा था जिसने अपनी मर्जी से कल शाम उससे निकाह किया था। और जब अपने महल जैसे घर में उसे लाकर उसने सबके सामने मिसेज अजनान शाह कहकर उसका तारुफ करवाया था, सभी साकित रह गए। वो कोई परी ना थी कि कोई एक नज़र में उससे मोहब्बत कर बैठता। जब आईने में नज़र डालो तो ये दुआ मांगो कि ए अल्लाह, जैसी तूने मेरी सूरत अच्छी दी है ऐसे मेरे इखलाक भी अच्छे कर दे। वो रात को जब सुरमा आंखों में लगाने शीशे के सामने खड़े होती तो पीछे से नानो की आवाज़ आती। वो हंस पड़ती, नानो। और अगर किसी की सूरत अच्छी ना हो तो वो क्या कहे? एक बार उसने पूछा तो वो बोली, तो वो कहे कि मेरे इखलाक मेरी सूरत के जैसे ना हो, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के रोज़ खुश इखलाकी से ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ मेज़ान में ना होगी। वो फ़ौरन बोली थी। उसने एक नज़र शीशे पर डाली। शीशा उसे कहता था वो खूबसूरत है, लेकिन आज उसकी इस खूबसूरती को गहन लगा हुआ था। खौफ का गहन, गैर महफूज होने का गहन, अजनबी लोगों के रवैयों के बुरे होने के अंदेशों का गहन। आंखों की अगर 100 बीमारियां हैं तो 99 रात को आंखों में सुरमा लगाने से ख़त्म हो जाती हैं। नानो ठीक कहती थी। वो अक्सर फाके भी करती थी मगर आंखों ने कभी कुछ जाहिर नहीं किया था, और शायद उसने 20 दिन से रात को सुरमा नहीं लगाया था और वो आंखें उसे सदियों का बीमार जाहिर कर रही थीं। उसने ड्रेसिंग टेबल को मुकम्मल तौर पर देखा। वहाँ जो कुछ था मर्दाना था और उसमें सुरमा नहीं था। उसने एक गहरा सांस लेकर एक नज़र फिर अजनान शाह को देखा। वो इसी तरह गहरी नींद में था। पारिस, वो तुझे यहाँ तक ले आया, अब आगे का रास्ता तू खुद तय कर ले। वो फजर से उठी हुई थी और अब 9:30 बजे थे। वो कमरा उसे कैद खाना लग रहा था, तो वो हिम्मत करके उठी और कमरे से बाहर आ गई। उसे लगा था इस महल की शहजादे की तरह बाकी सब भी सो रहे होंगे, मगर उसे हैरत का झटका लगा जब घर के वो सब अफराद जो कल उससे मिले थे नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। वहाँ मौजूद लोगों को भी झटका लगा, मगर बोली सिर्फ चची थी। उसने कल कोई घूंघट नहीं किया हुआ था, सो इस मुख्तसर सी फैमिली को बड़े गौर से देखा था। कल अजनान शाह मुझसे निकाह करके मुझे लाए थे। उनकी हैरत पर उसे लगा वो उसे पहचाने नहीं। वो एक दिन की दुल्हन थी, लेकिन वो दुल्हन नहीं जो सर आंखों पर बिठाई जाती, बल्कि बड़ी अजीब सी दुल्हन थी जिसके दुल्हन बनने में खुद उसकी मर्जी भी शामिल नहीं थी। एक छोटे से इलाके की तंग गलियों के एक कमरे वाले घर में रहने वाली लड़की ने कभी इस महल के ख्वाब तक नहीं देखे थे कजा के उस घर में ब्याह कर आना। अजनान शाह लाया था ना, फिर उसके बगैर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने नखवत से कहा। बाकी सबके चेहरे हर किस्म के रंग से आरी थे, अलबत्ता अजनान शाह की माँ के चेहरे पर बहुत गहरे सदमे के तासरात थे। माजरत के साथ कहती हूँ कि आप मुझसे यूं बेजार मत हो। मैं अजनान शाह के साथ निकाह करके आई हूँ, उसने मुझे अगवा नहीं किया, और मेरी तरबियत में मुझे ये बात तो कभी बताई ही नहीं गई कि 4 दीवारी और शौहर के साथ घर बनता है। मैंने तो यही समझा, यही जाना कि घर रिश्तों से बनता है, और मैं वही बनाने के लिए अजनान शाह से पहले कमरे से निकल आई। हालांकि सोग तो मुझे करना है, अभी मेरी नानी को मरे 3 दिन भी नहीं हुए, और रह गई बात इस दुख की कि अजनान शाह ने किस लड़की से शादी कर ली, तो मैं या अजनान शाह उसके लिए मजबूर हैं। कल जब वो घर से निकला होगा तो यकीनन उसे खबर नहीं होगी कि आज वो किसी से शादी करने वाला है, जैसे मुझे पता नहीं था कि मेरा निकाह होने वाला है। उसने मुझे रास्ते में बताया कि वो कभी शादी ना करने का इरादा कर चुका था। इरादा तो कुछ ऐसा ही मेरा भी था कि मुझे अपनी सारी उम्र नानों की खिदमत करनी है, शादी कभी नहीं करनी। मगर हज़रत अली का कौल है, मैंने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। लम्हा भर में हमारे मजबूत इरादे मट्टी के पुतले की तरह ढह गए। लम्हा भर में हम दोनों एक दूसरे से यकसर अजनबी लोग जिंदगी भर के साथी बन गए। ये तो हमारे शौहर को भी सुनकर देने वाला हादसा है, उसके लिए हम कोई वजाहत आपको नहीं दे सकते। हाँ, मेरी नानों ने मुझे हमेशा ये सिखाया था कि जिस घर में तुम ब्याह कर जाना वहाँ बहू नहीं, बेटी, भाभी नहीं, बीवी नहीं, दोस्त बनकर जाना, और ये मैं आपको बनकर दिखाऊंगी इंशाअल्लाह। वो खुद बज़ाहिर जितनी शिकस्ता हाल थी उसके इरादे उतने मजबूत थे। मेज़ पर बैठे सभी नफूस ने उसे बड़े गौर से देखा। कलसूम, इस लड़की को कबूल कर लो, तुम्हारा बेटा हीरा ढूंढ लाया है। आलम शाह मुस्कुराए। सबको क्या कहेंगे, वो राह चलती लड़की से हमदर्दी में शादी करके घर आ गया,
और हमने इस लड़की को उठाकर सर आंखों पर बिठा लिया। चची ने गुस्से से जेठ को देखा। वो तो बचपन से ही ऐसा है, अपनी मनमानी करने वाला। अब उसे देखें या इस मासूम बच्ची को देखें? और फिर शायद उसने पहली बार कोई नेक काम किया है। अजनान शाह के पापा उसके तरफदार थे, काम भी ऐसा जिससे इन्हें कोई फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा नुकसान। चची की इकलौती बेटी तूबा शाह ने नाक सुकेड़ी, उल्टा नुकसान। अजनान शाह से छोटा वली शाह अपने माँ बाप दोनों का लाडला बुरी तरह चौंका। एक से बढ़कर एक खूबसूरत और मॉडल्स इनकी राह में पलकें बिछाती हैं, और उन्होंने शादी कर ली तो किससे, जिससे वक्त गुजारने के लिए भी बात करने को दिल नहीं चाहे। उसने ये समझ कर कि वो लड़की इंग्लिश नहीं समझती होगी, इंग्लिश में कहा। वलीद शाह ने नागवारी से उसे देखा। देखो कुलसुम, वो तुम्हारा पहला बेटा तुमसे एक तवील दूरी पर है। अगर हमारी सोसाइटी की कोई लड़की आ जाती तो वो हमारे बेटे को हमसे मजीद दूर ले जाती। शायद अल्लाह अजनान शाह को इस लड़की के जरिए तुम्हारे करीब लाना चाहता है। तभी तो देखो, जो ही तुमने अपनी सोसाइटी की एक लड़की उसके लिए फाइनल की, वो जो हर लड़की से शादी से इनकारी था, आनन फानन निकाह कर आया। रब के हर काम में हमारे लिए बेहतरी होती है। तुम एक बार तो आगे बढ़कर अपनी बहू को गले लगाओ, थोड़ा सा दिल बड़ा कर लो बच्ची के लिए। आलम शाह एक मारूफ बिजनेसमैन, हमेशा से ही ऐसे हसास और नरम दिल थे, और वलीद शाह उनकी कॉपी, तभी तो वो माँ बाप का लाडला था। अलबत्ता अजनान शाह बिल्कुल उलट था, वो घर वालों से बहुत फासले पर था, और ये फासला बचपन से ही शुरू हुआ था। जब अजनान शाह बहुत बीमार हो गया था और उसके इलाज के लिए अमेरिका ले गए, तब वलीद होने वाला था। कुलसुम इतना लंबा सफ़र कर नहीं सकती थी, मजबूरन आलम शाह को ही अकेले जाना पड़ा। वहाँ अजनान शाह के मामू कुलसुम के भाई भाभी ने उसे संभाला। यहाँ कुछ ऐसी पेचीदियाँ हो गईं कि आलम शाह को कुलसुम के पास आना पड़ा। जब तक यहाँ सब कुछ ठीक हुआ और कुलसुम तकरीबन 3 माह के वलीद को लेकर वहाँ गई, तो इन्हें अंदाज़ा हुआ उनका 5 साल का अजनान उनके बजाय 3 माह में उनकी भाभी से बहुत मानूस हो गया है। ज़बरदस्ती वापस लाने पर वो यहाँ फिर बीमार पड़ गया, तो उन्होंने उसे भाई भाभी को ही दे दिया। वो 16 साल का हुआ तो भाई भाभी कार एक्सीडेंट में वफात पा गए। अजनान शाह उनके पास आ गया, लेकिन उनसे बहुत दूर था, और ये दूरी हमेशा रही। वो किस मिजाज का था वो आज तक समझ नहीं पाई थी। वो घर वालों से कभी कोई बात शेयर करता ही नहीं था। घर उसके लिए शायद कोई कैद खाना था या फिर कोई मुसाफिर खाना, जहाँ वो कभी पाबंदी से रातें गुजार लेता और कभी कई कई दिन पलट कर नहीं आता था। बाज़ औकात तो वो भूल ही जाती थी कि वो उनका सगा बेटा है। वो एकदम अपनी जगह से उठी और इस लड़की की तरफ आ गई। शायद अल्लाह अजनान शाह को इस लड़की के ज़रिए उनके करीब लाना चाहता था। वो नाशुक्रापन नहीं करना चाहती थी। क्या नाम है तुम्हारा? वो जो जाने लगी थी चौंकी। पारिस, मैं अजनान शाह की ममा हूँ। उसने शायद ये कभी कहा हो, लेकिन तुम ज़रूर कहना। आओ बेटा, बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। आलम शाह मुस्कुराकर बोले। कुलसुम ने नहायत इज्जत और एहतराम से उसे अजनान शाह की कुर्सी पर बिठाया। बड़ी ताई, ये लड़की टेबल मैनर से आगाह होगी तो? तूबा शाह के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। तूबा, जस्ट शट अप। वलीद शाह ने उसे घूरा। अब अपने बेटे से पूछ लें कि वो कब तक फारिग होंगे, ताकि हम उनके वलीमे के लिए कोई रिसेप्शन वगैरह रख लें, ताकि सबको मालूम हो जाए कि साहबजादे शादी कर चुके हैं। कुलसुम ने यकलख्त आलम शाह को मुखातिब किया। कुलसुम शाह, थोड़ा इंतज़ार करें, अभी इस बच्ची की हालत ऐसी नहीं है। इसकी नानी के इंतकाल को 72 घंटे भी नहीं हुए, हम बाद में सोचेंगे। वो मुस्कुराकर बोले। अरे नहीं, अभी तो मुझे अपनी बहू के लिए ख़ास तैयारी करनी है। मैं खुद कल परसों तक मैनेज कर सकती। मैं तो आपके बेटे की फरागत का पूछ रही हूँ। वो भी मुस्कुरा दी। शरीफुद्दीन, मेरा नाश्ता ले आओ। सीढ़ियों से उतरते हुए उसने आवाज़ लगाई। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा, सवाए उसकी नई नवेली दुल्हन के। चंद दमों में ही इन दोनों का नाश्ता उनके सामने लगने लगा। मोहतरमा पारिस जी, आते ही मेरी कुर्सी पर कब्जा कर लिया। कब्जे का क्या सवाल, आपकी हर चीज़ अब मेरी ही है, जैसे आपके मम्मा पापा और अब मेरे भी मम्मा पापा हैं। उसका अंदाज़ बड़ा नॉर्मल था, चेहरे पर किसी किस्म की मुस्कुराहट, झिझक, शर्म कुछ नहीं थी। वाह, मेरे माँ बाप पर कब्जा। उसके यूं कहने पर बाप ने फ़ौरन माँ को देखा, और माँ ने उसकी वापसी की उम्मीद को मजबूत कर लिया। ओके बाय। नाश्ते के बाद बिना किसी को मुखातिब किए वो उठकर चला गया। चची ने फ़ौरन इस नई नवेली दुल्हन को देखा, जो पहले की तरह इत्मीनान से नाश्ते में मसरूफ़ थी। उन्होंने गहरा सांस लिया। मैं अंदर आ जाऊँ बेटा? नाश्ते के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी। अभी वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी कि मम्मा ने अंदर झांका। मम्मा प्लीज़, ऐसे तो ना पूछें। वो एकदम से खड़ी हो गई। मैं अभी कुछ देर पहले ही आई थी, तब आप नमाज अदा कर रही थीं। वो मुस्कुराकर अंदर आ गई। उनके पीछे मुलाजमा थी, काफ़ी शॉपर पकड़े हुए थे। उसे रख दो और आप जाओ, उन्होंने मुलाजमा से कहा, तो वो शॉपर रख कर चली गई। आलम कह रहे हैं आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, मगर बेटा माफ़ करना, अपनी एक दिन की बहू मुझे यूँ अच्छी नहीं लग रही है। आप ज़्यादा नहीं करो, मगर अपने हाथ और नाक में कुछ पहन लो।
सुहागन लड़कियों के नाक और हाथ का खाली होना अच्छा शुगुन नहीं होता है ना, बस इसीलिए मैं आपके लिए चूड़ियाँ और लौंग लाई हूँ, और कुछ कपड़े भी हैं आपके। इन्होंने हीरे की लौंग उसकी तरफ बढ़ाई, अपने हाथों से उसे चेन लॉकेट पहनाया, एक एक सोने की चूड़ी उसके हाथ में डाली, हीरे के टॉप्स तक उसके कानों में खुद पहनाए। शहजादियों जैसे हुस्न का क्या करना, हाँ उन जैसा नसीब हो तो अच्छा है। वो बाहर से लौट कर आती तो नानो नज़र ज़रूर उतारती थीं, और ये मंजर उनकी पड़ोसन खाला देख लेती तो ये ज़रूर कहती थीं, मेरी तो अपने रब से एक ही दुआ है, वो मेरी शहजादी के लिए किसी महल वाले को ही भेजेगा। नानो हंसकर कहती थीं, उनकी दुआ पूरी हो गई। वो एक महल में आई थी, लेकिन महल में आकर हर शहजादी खुश भी हो ये ज़रूरी नहीं। कुछ रिश्तेदार खवातीन आ रही हैं तुमसे मिलने, तुम बस ज़रा सा तैयार हो जाओ। उसके लिए कपड़ों का इंतखाब भी खुद किया। वो बहुत हल्का सा मेकअप करके उनके साथ आ गई थी। इन रिश्तेदार खवातीन और लड़कियों के सामने उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, जो कहना था वो ममा ही कहती रहीं। वो वहाँ बहुत देर तक बैठी रही। ममा असर का वक्त हो गया, मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँ? हाँ बेटा आप जाएं। उसके वहाँ से जाने के बाद सब ने अजनान शाह की अकल पर मातम करना शुरू कर दिया, और तुबा शाह उनके इजहार ख्याल जानकर हंसती चली गई। इस लड़की के आ जाने के बाद उसकी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कार की आवाज़ पर कलसूम शाह की आंख खुली। उन्होंने टाइम देखा और गहरा सांस लिया, क्योंकि वो इसी टाइम आया था जो उसका मामूल था। रिलैक्स बेगम, इससे शादी किसी तूफ़ानी किस्म के इश्क के तहत नहीं की कि वो हर वक्त उस लड़की की पट्टी से लगा रहे। तब्दीली वक्त के साथ आ जाएगी, और ये लड़की तब्दीली ले आएगी हमारे बेटे में। आलम शाह मुस्कुराए, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। उन्होंने फिर एक गहरी नज़र घड़ी पर डाली। 2:30 बज रहे थे। अरे, वो कमरे में पहुंचते ही ठटक कर रुका। वो बिल्कुल ही भूल गया था कि कोई है जो अब उसके कमरे में मौजूद उसकी हर चीज़ का शराकतदार है। तभी वो बेड पर इतने आराम से सो रही थी। वो सर को झटकते हुए वॉशरूम की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी किसी चमकती हुई चीज़ ने उसकी तवज्जो समेट ली। हीरे की लौंग नाइट बल्ब की रोशनी में उसकी चमक वाज़ेह थी। मतलब मम्मा के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे हैं। वो करीब आया तो कान में पड़ा टॉप्स भी दिखाई दिया। वाह, बड़ी शार्प है। मम्मा को इतनी जल्दी मुट्ठी में कर लिया। अब उसकी गर्दन पर चेन का छोटा सा हिस्सा भी नजर आ रहा था। पता नहीं घर वालों के लिए इस लड़की की मौजूदगी सही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे गलती हो गई और उसका खुमियाजा घर वालों को भुगतना पड़े। कहीं ये लड़की धोखेबाज ना निकले। वो इस लड़की को ठीक से जानता भी तो नहीं था। खैर, मैंने इसके साथ हमदर्दी की है। खुद को तसल्ली देते हुए वो मुतमईन हुआ। हमदर्दी? कोई उसके अंदर से ज़ोर से चीखा। वो बड़बड़ाकर पलटा। उसने आंखें आगे बढ़कर अपने नाइट सूट निकालने के लिए वार्डरोब खोला। आपका नाइट सूट वॉशरूम में है। वार्डरोब खुलने की आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई। ओह, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ। ओके, अभी तो मेरे उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। सुबह वो सूट वापस रख दूंगी, आप अपना काम खुद कर लें। उसे जवाब दिया और फिर से आंखें बंद कर लीं। इस फ़र्क के साथ कि पहले बेड पर थी, अब सोफे पर जा सोई। जब तक वो वापस आया वो एक बार फिर गहरी नींद में जा चुकी थी। वो बेड पर गिरकर थोड़ी ही देर में बेखबर सो गया। परी बेटा, आज हमारी सोसाइटी की खवातीन तुमसे मिलने आ रही हैं। नाश्ते की मेज़ पर उस इत्तला को सुनते ही उसने गहरा सांस लिया। फिर मम्मा शरीफुद्दीन के साथ मिलकर कुकिंग का इंतज़ाम करने लगी, क्योंकि इन बेगमात को दोपहर में आना था। मम्मा, मैं भी कुछ हेल्प करवाऊँ? वो उनके पास आकर खड़ी हो गई। बिल्कुल, ये सब तुम्हें भी करवाना होगा, क्योंकि खाने के मामले में मुलाजमों पर भरोसा नहीं करती। मगर आज तुम सिर्फ दूसरे दिन की दुल्हन हो, इसलिए आराम से बैठो। और कल तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, इसलिए आज मैंने ब्यूटिशियन को बुला लिया है। वो तुम्हारे हाथ पाँव में मेहंदी लगा देगी। वो कहते कहते रुक कर पलटी। तुम्हारी नानी को तीसरा दिन हो गया है ना, हम शाम को कुछ खाना और दीगर चीज़ें यतीम खाने में ले चलेंगे, ठीक? उसकी चुप को और चुप लग गई। उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। मेरी बच्ची तो बहुत सब्र वाली है, देखना तुझे माँ बाप जैसी चाहत वाला ससुराल मिलेगा। नानों की दुआएं कबूल हुई थीं, मगर इन्हें देखने के लिए नानो नहीं थीं। बड़ी बेगम साहिबा, पॉलर से एक लड़की आई है। मुलाजमा ने आकर बताया। जाओ बेटा, लाउंज में जाओ, बल्कि मेरे साथ आओ। उसे अपने साथ ले आई। फिर डिज़ाइन बुक में से एक दो डिज़ाइन पसंद करके उसे बिठाकर चली गई। 3 घंटे में उसकी मेहंदी मुकम्मल हुई थी। फिर मम्मा ने उसे आराम करने के लिए अपने कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद ही मेहमान खवातीन आ गई। भाई वाह वाह, आपकी बहू तो बड़ी प्यारी है, बल्कि सचमुच की परी है। मम्मा ने उसे परी कहना शुरू कर दिया था। नानो भी उसे परी कहती थीं। उनके बाद मम्मा उसे लेकर यतीम खाने आ गईं। पता है परी, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है इन यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजार कर। वो दोनों वहाँ काफ़ी देर रुकीं। जब घर आई तो वलीद शाह घर आ चुके थे। आप कहाँ गई थी मम्मा? उसने एक नज़र भी पारिस की तरफ ना डाली थी। खाना खा लिया तुमने? जी। और चची कहाँ है? कह रही थी तुबा को यूनिवर्सिटी से पिक करके शॉपिंग पर जाएंगी। आप भी शॉपिंग के लिए गई थी?
اس کے سوال پر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تو دارالاتفال گئی تھی۔ انہوں نے یتیم خانے کا نام لیا۔ اچھا، اپنی بہو کو لے کر؟ وہ ہنسا۔ پارس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی بہو آپ کی بھابھی ہے، اس نے یکدم سے کہا تو ولید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لیا ہوا تھا۔ ماما نے ولید کو تادیبی نظروں سے دیکھا۔ جاؤ پری، تم آرام کرو بیٹا۔ ان کے کہنے پر وہ آگے بڑھ گئی۔ ولید، بری بات ہے بیٹا، وہ بھابھی ہے تمہاری۔ ماما، آپ اسے قبول کر سکتی ہیں، مگر میں اس کے اور اپنے بیچ موجود اس واضح فرق سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میں نے عدنان شاہ کی بیوی کو اس روپ میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی گرل فرینڈز دیکھی ہیں آپ نے؟ ٹھیک کہا تھا طوبا نے۔ اس ہمدردی سے مکمل نقصان اٹھایا ہے عدنان شاہ نے۔ وہ بیزاریت سے بولا، میں غریبوں کے ساتھ بہت ہمدردی کرتی ہوں، مگر کبھی کسی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن تمہارے پاپا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی عدنان شاہ کو ہمارے قریب لے آئے گی۔ تمہارا زیادہ واسطہ نہیں پڑا ہے نا ان غریب لوگوں سے۔ اگر ان لوگوں کو موقع ملے نا تو یہ جو چاہیں حاصل کر لیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے سے بڑے نامور انسان کا بیک گراؤنڈ غریب ہے، تو مطلب آپ کو اس سے کوئی ہمدردی یا محبت وغیرہ نہیں ہوئی، بلکہ آپ اسے قابو کرنے کے چکر میں ہیں تاکہ بھائی آپ کے قریب آ سکیں۔ طوبا شاہ نے غلط موقع پر انٹری دی تھی۔ ولید شاہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ مطلب وہ ہمیں پسند نہیں آئی تو آپ کو بھی اچھی ہرگز نہیں لگی؟ ویری نائس۔ آپ بزنس کی طرف کیوں نہیں آ جاتی؟ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گی؟ وہ ہنسے جا رہی تھی۔ بیٹا، گھر بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، گھاٹا یہاں بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسکرائیں۔ مطلب تائی کہ آپ مجھ سے بھی پیار کسی فائدے کے لیے کرتی ہیں؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم سے کیا فائدے حاصل ہونے ہیں انہیں؟ تم صرف نقصان دینے والی مشین ہو۔ ولید شاہ نے ہنس کر چھیڑا تو ان کی جنگ اب شروع ہو گئی تھی۔ کلثوم شاہ شام کے کھانے کی تیاری دیکھنے کچن میں آ گئیں۔ ماما، میں اندر آ جاؤں؟ عالم شاہ، کلثوم شاہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آ جاؤ بیٹا۔ کلثوم نے پیر سمیٹ کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ ماما، شریف الدین نے بتایا کہ آپ کے پیروں میں درد ہو رہا ہے اور آپ نے اس سے بام منگوائی تھی۔ ان کا سر اس بات میں ہلا۔ ماما، یہ میں زیتون کا تیل لائی ہوں، اس کا مساج کروا لیں، کیونکہ بام وغیرہ سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، جبکہ زیتون میں ہر مرض کی شفا ہے۔ اس نے تیل ہاتھ میں لے کر ان کے پیروں پر مساج شروع کر دیا۔ بیٹا رہنے دو، میں کر لوں گی۔ انہوں نے پیر پیچھے کرنا چاہے، آپ خود کر لیں گی تو مجھے بیٹا بھی مت کہیں، اور اگر بیٹا کہنا ہے تو اتنا غیر مت کریں۔ اس نے نرمی سے مساج جاری رکھا۔ مما کو بہت سکون مل رہا تھا۔ تھینک یو بیٹا، مجھے بام سے زیادہ اچھا لگا۔ وہ کافی دیر بعد فارغ ہوئی۔ پاپا، آپ کے سر میں بھی مساج کر دوں؟ اتنا زیادہ نظر کا کام کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ جب سے آئی تھی پاپا فائلوں میں مصروف تھے۔ ارے نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ ہنسے تو اس نے ان کے سر پر بھی مساج شروع کر دیا۔ پری، پتہ ہے مجھے نیند آنی شروع ہو گئی ہے۔ ان کی آنکھیں واقعی بوجھل ہونے لگیں۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ حیرت انگیز واقعہ ہے، مما نے قدرے چونک کر کہا۔ وہ مسکرا کر ہٹ گئی۔ پاپا فوراً لیٹ گئے۔ سچ مچ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جب تک اس نے تیل کی بوتل کا ڈھکن بند کیا، پاپا واقعی سو گئے تھے۔ مما نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ پری، یہ تو واقعی سو گئے؟ مما کی بات پر وہ مسکرا دی۔ جی مما، زیتون میں شفا ہے، آپ کے سر میں بھی کر دوں؟ اس نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات مجھے اتنی اچھی نیند آئی کہ مجھے عدنان شاہ کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ صبح وہ ناشتے کی میز پر آئیں تو پاپا نے مسکرا کر اسے کہا، کچھ ایسا ہی حال میرا بھی ہے۔ مما نے مسکرا کر پاپا کی تائید کی، مگر وہ تو اتنی زور سے ہارن دیتے ہیں کہ محلہ جاگ جائے۔ طوبا شاہ نے حیرت سے کہا، ہاں بھائی، ہم بھی روز جاگ جاتے ہیں، مگر کل ہماری بیٹی نے اتنا اچھا میرے سر کا مساج کیا، میں پریشانی سے بے خبر سو گیا۔ پاپا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور طوبا نے مینی خیز نظروں سے ولی شاہ کو دیکھا۔ شریف الدین، میرا ناشتہ لے آؤ، سیڑھیاں اترتے ہی کہنا اس کی عادت تھی۔ سب اسے چونک کر بھی ضرور دیکھتے تھے۔ کیسے ہیں بیٹا آپ؟ پاپا نے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک، جواباً اس نے کبھی ان کی خیریت نہیں پوچھی تھی۔ ناشتے کے بعد اوکے بائے کہتا چلتا بنا۔ پتہ نہیں سب سے آخر میں آ کر سب سے پہلے ناشتہ کر کے وہ کیسے چلا جاتا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ عالم شاہ نے پورے دل سے پہلے ہی دن اسے بہت تسلیم کر لیا تھا۔ اب وہ ان کی بیٹی بنتی جا رہی تھی۔ کلثوم شاہ بھی دل ہی دل میں اس کی معطرف ہوتی یہ بھولتی جا رہی تھیں کہ اس لڑکی کو وہ اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھیں۔ مما، عدنان شاہ نے اب تک اپنی گرل فرینڈ نہیں چھوڑی ہے۔ اس کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک شام ولی شاہ نے آ کر بتایا، اس نے اب تک اپنی روش نہیں چھوڑی۔ وہ اور کیا چھوڑیں گے؟ طوبا مسکرائی۔ مما، آپ تو کہہ رہی تھی یہ لڑکی عدنان شاہ کو بدل دے گی۔ ولید شاہ بولا۔ ولید، وہ 27 سال سے ایسا ہی ہے، وہ لڑکی 2 ماہ میں کیسے بدل سکتی ہے؟ کچھ وقت تو لگے گا۔ مما نے مسکرا کر ولید کو تسلی دی، گویا وہ 27 سالوں سے گرل فرینڈز بنا رہے ہیں، پیدائشی یہ کام شروع کر دیا تھا، یا وہ 50 سال کے ہیں۔ طوبا کی زبان اف اف۔ ولید نے گھور کر دیکھا۔ مما، آپ کو ان کے یہ ناز نخرے آخر کب تک اٹھانے ہوں گے؟ وہ بیزار ہوا۔
वलीद, ऐसा करके मुझे अच्छा लगता है, मम्मा ने एकदम संजीदगी से कहा। कैसा करके? तूबा शाह और वलीद शाह दोनों चौंके। उससे मोहब्बत करके। तुम्हें यकीन नहीं होता, मुझे हर घड़ी उसका ख्याल, उसकी फिक्र रहने लगी है। पहले मैं उसे अक्सर शॉपिंग या दीगर बातों के लिए बाहर ले जाती थी, लेकिन एक दिन मैंने अजनान शाह को एक लड़की के साथ देखा। उसकी नज़र नहीं पड़ी, मगर मैं उसे जल्द ही वहाँ से ले आई। मैं नहीं चाहती थी उसका दिल दुखे। पहले मैं अजनान शाह के लिए उदास हो जाया करती थी, लेकिन अब मैं उसकी हरकतों पर अफसरदा हो जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे परी के लिए बहुत डर लगता है, वो तासुब से कह रही थी। मम्मा। वलीद शाह के आंखें फाड़े उन्हें देखता रह गया और तूबा भी गूंगी रह गई। वलीद, अब तो मुझे ये भी भूल गया है कि उसके और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है, पूरे दिल से अच्छी लगने लगी है, वो पूरे जज्बे से कह रही थी। और पहली बार वलीद शाह और तूबा शाह उसके बारे में सोचने पर मजबूर हुए थे। इन्हें जुस्तजू हो गई थी, आखिर वो ऐसा क्या करती है जो पापा के बाद मम्मा भी उसकी गर्विदा हो गई थी। मैं आज रात पेरिस जा रहा हूँ, वही किसी को भी मुखातिब किए बगैर अपनी सुना देना। सबने चौंक कर देखा, सवाए उसकी दुल्हन के। हनीमून के लिए? ये तुबा और उसकी जुबान, उफ उफ, पर्सनल काम है। सोनिया जाफर भी पेरिस से आ रही है। वलीद शाह को असनान शाह से मुतल्लिक हर मालूमात रहती थी, मगर वो कभी उससे मुखातिब नहीं करता था। मुखातिब तो आज भी नहीं किया था, लेकिन सोनिया जाफर अजनान शाह की नई गर्लफ्रेंड थी। इस वक्त उसका क्या जिक्र? अजनान शाह ने बड़े गौर से वलीद शाह को देखा, मगर वलीद शाह की नज़रें उसकी बीवी पर थीं, जो हर तरफ से बेनियाज अपने नाश्ते में मगन थी। अजनान शाह के लबों पर इस्तेहज़ाइया सी मुस्कुराहट फैल गई। हम दोनों साथ जा रहे हैं। वलीद शाह क्या चाहता था ये उसे लम्हों में समझ आ गया। वो उसकी बीवी को उसकी तरफ से मशकूक करना चाहता था। अजनान शाह का दिल चाहा कि वो खूब खिलखिलाकर हंसे। मम्मा ने वलीद को घूर के देखा। आपकी न्यू गर्लफ्रेंड है वो? तूबा शाह वाकई तूबा शाह थी, अपनी नोयत का वाहिद पीस। अभी इससे मिले मुझे दिन ही कितने हुए हैं, इसलिए उसके बारे में अभी कुछ सोचा नहीं। अजनान शाह को अपने घर वालों से पहली बार बातचीत करते हुए दिलचस्पी महसूस हुई थी। अलबत्ता वलीद शाह के चेहरे पर अब झुंझुलाहट नुमाया थी, क्योंकि अजनान शाह की बीवी इसी तरह मुतमईन थी। गर्लफ्रेंड के लिए इतनी सोच विचार, और बीवी पल भर में ले आए। तूबा शाह वो कोई फटा बांस थी। ये ठीक है कि मेरी बीवी के लिए सोच विचार नहीं की, मगर बीवी बिल्कुल वैसी मिली जैसी मैं चाहता था। वो मुस्कुरा दिया। नैपकिन से हाथ साफ करता वो खड़ा हो गया। तो आपको ऐसी बीवी चाहिए थी जो आपके मामलात में दखल अंदाजी ना करे। वलीद शाह का लहजा सुलग रहा था, अजनान शाह की बातों से नहीं, बल्कि बीवी के इत्मीनान से। अजनान शाह ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए और ओके बाय कहकर बाहर चला गया। और आप सारी जिंदगी इस शख्स के साथ ऐसे ही गुजारेंगी? अरे हाँ, आप ऐसे ही गुजारेंगी, क्योंकि समझाते तो आप गरीबों की घुट्टी में पड़े होते हैं। सबने चौंक कर उसे देखा। वो जाने क्यों इतना मुश्तिल हो गया था। वो क्या करता? उसे अपने भाई की हरकतें तो बर्दाश्त हो ही जाती थीं, मगर उसकी बीवी का सुकून हरगिज बर्दाश्त नहीं था। वो चाहता था कि वो भी अजनान शाह के लिए मम्मा की तरह परेशान हुआ करे, और वो ऐसा क्यों चाहता था उसे खुद नहीं पता था। शरफू, खाना लगा दो। वो यूनिवर्सिटी से वापस आया तो अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला। वापसी में शरफू या मम्मा के बजाय अजनान शाह की बीवी को देखकर चौंका। मम्मा और शरफू अजनान शाह को गए 1 हफ्ता हो चुका था। मम्मा तो खाला के घर गई हैं और शरफू को बुखार है। उसकी सुनकर वो मेज़ पर बैठ गया। खाने के बाद चाय लोगे या कॉफ़ी? असल में बहुत भूख लग रही है, मुझे अकेले खाया नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ओह, तो फिर पहले खाना खाएं। वो चौंक कर सीधा हुआ। तुम बताओ क्या लोगे? मम्मा और वो तीनों साथ खाना खाते थे। वो कभी चाय की फरमाइश करता, कभी कॉफ़ी की, इसलिए वो पूछ रही थी। वो तुम्हें हमेशा खाने के बाद बताता हूँ। वो बेख्तियार मुस्कुराया। पहले खाना खा लो। पता है वलीद, मुझे बीफ पुलाव इतना पसंद है, उसकी खुशबू से तो भूख के मारे मेरा दम निकलने वाला था। वो बैठते हुए बेतकल्लुफ़ी से बोली, तो खा लेना था खाना। उसने रायता डाला। अकेले खाओ ना, वलीद तो कम खाया जाता है। अच्छा, तो आपको ज़्यादा खाना था? वो हंसा। हाँ, और क्या, इतने मज़े का होता है, उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसने आज से पहले इतनी बेतकल्लुफ़ी से बात कभी नहीं की। वलीद, तुम मुझे नेट से कुछ किताबें डाउनलोड कर दोगे? मैं फारिग वक्त में कुछ पढ़ना चाहती हूँ। वो खाने के बाद चाय ले आई। आपको लैपटॉप इस्तेमाल करना आता है? सिर्फ किताबों में, प्रैक्टिकली मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया। ओके, मैं आपको बता दूंगा। जब तक मम्मा वापस आई थी वो दोनों गहरे दोस्त बन चुके थे। अब रोज़ वापसी में वलीद लैपटॉप लिए उसके पास आ बैठता, उसे नई नई वेबसाइट्स विजिट करवाता। वो और मम्मा दोनों एक नई दिलचस्पी निकल आई थी। वलीद, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों बहुत करीब आ गए हैं? खाना खाने के बाद वो अपने अपने कमरों में चले जाते थे। अब तीनों साथ बैठे रहते। किचन उनकी बहू ने संभाल लिया था। हाँ मम्मा, हम पहले इतनी बातें नहीं करते थे। वो खुद हैरान था। वो बाहर से आकर एक एक बात घर में बताने लगा था। पता है मम्मा, घर में अब कुछ ऐसा है कि बाहर दिल नहीं लगता। तुम इन बातों से कुछ अखज़ कर रहे हो वलीद, कि हमारे घर में हो क्या रहा है? क्या मम्मा? वो चौंका। वलीद, तुम, मैं
और तुम्हारे पापा अब घर से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते, हत्ता कि तूबा और तुम्हारी चची भी कुछ वक्त गुजारने लगी हैं। अगर रात में किसी पार्टी में जाएं तो उसे अकेले डर लगता है, दिन में कहीं जाएं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती है कि अगर जाना मजबूरी है तो जल्दी लौट के आना इससे बड़ी मजबूरी बन जाती है। जी मम्मा, ये बात तो मैं जानता हूँ कि घर में जो यूं दिल बंधा है तो उसकी वजह यही है, उन्होंने हमें घर से बांध लिया। वो हल्के से मुस्कुराया। तो फिर वो अजनान शाह को क्यों नहीं बांध रही? वो बेबसी से बोला। मम्मा, वो हैरान सा इन्हें देखे गया। अजनान शाह को क्यों नहीं बांध लेती घर से? वो क्यों नहीं बदल रहा उस लड़की के आने से? मुझे लगा था मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा, वो आज भी मुझसे इतने फासले पर है। क्यों? अजनान शाह क्यों दूर है मुझसे? वो एकदम रो पड़ी। वलीद शाह के लब भींच गए। वो अपनी ज़िंदगी लुटाकर भी शायद अजनान शाह की कमी को पूरा नहीं कर सकता था। जब अपना कोई मर जाता है तो उसकी तरफ से दिल को करार आ जाता है, लेकिन कोई आंखों के सामने दूर रहे तो उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और अजनान शाह की ये दूरी उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होती। वो जो चाय लेकर आई थी इसी खामोशी से पलट गई। वो नहीं चाहती थी कि वलीद और मम्मा उसे देख लें। अजनान शाह, इतनी आज़ादी का क्या करोगे? तुम्हारी माँ देखो तुम्हारे लिए कैसे तड़प रही है। उसे अफसोस हुआ। सॉरी मम्मा, मगर मैं आपकी तकलीफ़ पर सवाए अफसोस के और कुछ नहीं कर सकती। भाभी, अजनान शाह की शादी को 6 माह गुजर गए हैं मगर वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। हमारे जेठ साहब का तो ख्याल था कि ये लड़की ज़रूर उसे आपके करीब ले आएगी, ये तो उल्टा वलीद के ही पीछे पड़ गई है। अब तो वो घर से बाहर जा ही नहीं सकता। ऐसे मसले वो अपने शौहर के लिए क्यों पैदा कर रही है? उसके शौहर को तो ना फूलों से दिलचस्पी है, ना किताबों से, और ना ही इंटरनेट के ज़रिए दुनिया घूमने का शौक। वो तो जब चाहता है उठकर कहीं भी चल देता है। बात अगरचे अजनान शाह की बुराई थी, लेकिन परी का दिफा भी था। अपने बच्चों में तो दिलचस्पी होती है, ये कुछ ऐसा ही सोच लें। कैसा भी बुरा इंसान क्यों ना हो, किसी के आगे ना झुके, अपने बच्चों से तो मोहब्बत करता है, उनके लिए रुकता ही है। मम्मा ने रुक कर चची को देखा। शायद चची की कोई पहली बात थी जो मम्मा के दिल में खूब गई, और शाम तक उन्होंने परी से कह दिया। वो तो एकदम सुर्ख पड़ गई। वो यकीनन शर्मा गई। अरे, अगर ऐसी कोई खुशखबरी थी तो तुमने मुझे बताया नहीं। परी, उसका सुर्ख पड़ता चेहरा इन्हें कुछ और समझा रहा था। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है, वो कब नवाजे। वो गड़बड़ाई। ऐसा करते हैं, हम डॉक्टर को दिखाते हैं। देखो बेटा, मुझे लगता है इतनी बड़ी खबर पाकर अजनान शाह ज़रूर बदल जाएगा। पता नहीं पहले मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। अभी भी तुम्हें तुम्हारी चची ना कहती तो मैं तो अजनान शाह के बदलने की उम्मीद को दिल में लिए बैठी रहती। उफ चची, अल्लाह आपको समझे। मेरी सीधी सादी मम्मा को किस राह पर लगा दिया। दिल कुढ़ उठा। बस तुम सुबह मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। उफ, वो अब मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आज पता नहीं 2 कब बजेंगे। उनकी शादी को 6 माह हो गए और आज पहली बार वो अजनान शाह की आमद की शिद्दत से मुंतज़िर थी। कमरे के चक्कर लगाते लगाते उसकी टांगें शल हो गई थीं, मगर अभी तक 12 भी नहीं बजे थे। मैं सोने की कोशिश करती हूँ, जब आएगा तो तब उठकर बात करूँगी। लेकिन मैं ये बात उससे कैसे करूँगी कि तुम्हारी माँ बच्चे की ख्वाहिशमंद हो रही हैं? ओह नहीं अल्लाह, मैं क्या करूँ? वो परेशानी के आलम में एक बार फिर टहलने लगी। लेकिन अगर उसे नहीं कहा तो सुबह जो ये अस्पताल की तलवार सर पर लटकेगी, इससे कैसे बचूंगी? पारस बीबी, थोड़ी देर के लिए तो शर्म और हया को ताक में रखना पड़ेगा। नहीं मेरे अल्लाह, मैं नहीं कह पाऊंगी। तो मुसब्बुल असबाब है, मेरे लिए असबाब बना दे, मुझे इस परेशानी से निकाल दे। नींद सूली पर भी आ जाती और 1 बजे उसे नींद आ गई। दोबारा आंख खुली तो 3 बज रहे थे। अरे, अजनान शाह अभी तक नहीं आया। वो उछल पड़ी। फिर परेशानी बढ़ने लगी तो उसने उठकर वुज़ू किया और तहज्जुद अदा करने लगी। 3:45 बजे अजनान शाह घर आया। उसकी परेशानी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। हर बात जहन से निकल गई क्योंकि अजनान शाह की शर्ट खून से भरी थी। आप ठीक हैं? ये सब क्या हो गया अजनान शाह? वो बदहवासी से उसकी तरफ बढ़ी। मैं ठीक हूँ, ये दूसरी की गाड़ी के ड्राइवर का खून है। उसने शर्ट उतारी। उसका खून आपकी शर्ट पर कैसे आ गया? वो हैरान हुई क्योंकि उसे वाकई कोई चोट तो क्या खराश तक नहीं आई थी। मोहतरमा, जज्बा हमदर्दी तो आपको पता है मेरे अंदर कितना भरा है। बस उसके तहत मैंने उसे उठाकर अपनी कार में डाला और अस्पताल ले गया। वो वार्डरोब से उसके लिए शर्ट निकाल लाई। मैं नहाऊंगा। वो वॉशरूम में घुस गया। वो पहले ही इतनी टेंशन में है, मैं मज़ीद प्रॉब्लम डिस्कस करने बैठ जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं करना। वो सोचते हुए बेड के किनारे टिक गई। वो तौलिए से बाल रगड़ता हुआ निकला और उसे देखकर चौंका। वो हमेशा सो रही होती थी और आज जाग रही थी। पारस बीबी, लामा इकबाल ने जाकर पाकिस्तान ख्वाब देखा था। आप किसका ख्वाब देख रही हैं? उसने तौलिया उस पर फेंका तो वो चौंक गई। आज सुबह अस्पताल जाएंगे उस ड्राइवर को देखने। अचानक उसके जहन में ख्याल आया। अजनान शाह ने चौंक कर उसे देखा। पता नहीं वो किस हाल में हो। वो ड्राइवर एक लड़की थी। मैंने उसकी फैमिली को उसके मोबाइल से इन्फॉर्म कर दिया था।
اس کے فادر اور سسٹر کے آنے کے بعد ہی میں گھر میں آیا ہوں۔ اس نے تفصیلی جواب دے کر اسے ڈرائیور کے صدمے سے نکالنا چاہا۔ پھر بھی ہمیں صبح جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ اس کی اب طبیعت کیسی ہے۔ وہ مصر ہوئی۔ ہمیں اس نے اچھیمبے سے دہرایا۔ ہمیں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ پلیز عدنان شاہ، مجھے بھی ہسپتال لے چلیں۔ بڑا گڑ گڑاتا ہوا لہجہ تھا۔ عدنان شاہ نے حیرت سے دیکھا، پھر کچھ سوچا۔ کس مشکل میں ہو؟ اس کے اندر تک کھوج لگاتی نگاہیں۔ پارس نے اپنا سر پر ہاتھ مارا۔ اتنی آسانی سے معاملہ نپٹ گیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عدنان شاہ، ویسے تو میرے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ میں ہر معاملے کو نپٹا سکتی ہوں، مگر کبھی جب آپ کو بلاؤں تو پلیز فوراً آ جانا۔ سمجھ لینا میں جس مشکل میں ہوں وہاں سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس نے یہ بات اس گھر میں اپنی دوسری رات کو عدنان شاہ سے کہی تھی، پھر آج تو صرف اسے عدنان شاہ کو پکارنا تھا، اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ ولید شاہ، چھٹی کرو چھٹی کرو، شہزادی صاحبہ کی سواری آج صبح نہ جانے کہاں سے جانے کے لیے تیار ہے۔ اسے بلیک چادر میں سیڑھیاں اترتا دیکھ ولید نے اعلان کیا، تمہیں چھٹی کی ضرورت نہیں ہے، میں عدنان شاہ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ کہاں؟ وہ سب بری طرح چونکے، لیکن پوچھا ولید نے تھا۔ ہسپتال۔ اس نے مما کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کا سفید پڑ گیا۔ پارس بی بی، کسی کے جذبات سے کھیلنا بری بات ہے۔ اس کے ضمیر کا چابک بے وقت پڑا۔ ہسپتال کیوں؟ اس کا سفید پڑتا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے ولید نے پوچھا۔ ولید، اسٹاپ اٹ، کتنے سوال کرتے ہو تم؟ مما نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ ولید نے چونک کر مما کو دیکھا، تبھی عدنان شاہ سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا۔ ولید ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ شریف الدین، میرا ناشتہ لے آؤ۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں باہر نکل گئے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی چادر کے پلو سے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ عدنان شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کیسی ہیں آپ کی سسٹر؟ عدنان شاہ ایک روم کے باہر کھڑی لڑکی سے مخاطب ہوا۔ وہ ان کے قریب آئی۔ ابھی بہتر ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ دونوں کو روم کے اندر لے آئی۔ میرے خدا، کتنی خوبصورت ہے یہ۔ بیڈ پر لیٹے وجود پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ عدنان شاہ نے بخوبی سن لی تھی۔ کیا نام ہے ان کا؟ کشمہ۔ اس لڑکی کے کہنے پر اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کی کون ہے؟ وہ رات عدنان شاہ کو دیکھ کر بہت مرعوب ہوئی تھی۔ میں اور عدنان شاہ کزن ہیں آپس میں۔ عدنان شاہ کے بولنے سے پہلے وہ بول پڑی۔ آپ کے خاندان میں عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ وہ لڑکی حیران ہوئی۔ نہیں، یہ جراثیم صرف میرے اندر ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ کچھ دیر اور بیٹھ کر وہ دونوں باہر آئے۔ عدنان شاہ، وہ کتنی خوبصورت تھی نا؟ وہ ابھی تک اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہوگی، میں نے اتنے غور سے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی بے پرواہ تھا۔ بائی دا وے، تم آئی کیوں ہو؟ کیا مشکل آ پڑی ہے تمہیں؟ او ہاں، مجھے ویکنیس کے لیے کچھ وائٹامن دوائیں چاہیے، میں ڈاکٹر سے لکھوا کر آتی ہوں۔ اس کام کے لیے تو مما کے ساتھ بھی تو آ سکتی تھیں۔ وہ حیران ہوا۔ نہیں، وہ مجھے بڑے مسئلوں میں الجھا دیتی ہیں، اتنی پریشان ہو جاتی ہیں کہ بس۔ ڈرائیور کے ساتھ اور ولید کے ساتھ مجھے آنا اچھا نہیں لگا۔ یہ تو مجھے یہاں آنا تھا، اس لیے میں تمہیں ساتھ لے آیا، ورنہ میں تمہیں کبھی نہ لاتا۔ پھر مجھے آپ کو بتانا ہوتا کہ آپ کی مما نے میرے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ اب اس بات کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عدنان شاہ نے اس کا جواب سنا نہیں تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے لب بھینچ گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اس سے ایک قدم پیچھے تھی۔ اس کا دھیرے دھیرے کپ کپاتا بدن نقاب ہونے کے باوجود اس کی حالت کو ظاہر کر رہا تھا۔ ریلیکس، تم نقاب میں ہو، اسے نہیں پتہ چلے گا، اس نے آہستہ سے کہا، مگر وہ سن رہی تھی۔ اس کا بدن بے جان ہوا جا رہا تھا۔ قدموں پر کھڑا رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ گرنے سے پہلے یاد رکھنا، میں تمہیں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ شرافت سے آگے بڑھو، وہ تمہیں نہیں پہچانے گا۔ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ بس ایک بے جان مورتی کی طرح اس کے ساتھ چلی آئی۔ اس نے خود وائٹامن دوائیں لکھوا کر ڈاکٹر سے لکھوائیں اور اسے گھر لے آیا۔ مما اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن عدنان شاہ نے یہ کہہ کر وہاں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ مما کی خواہشوں اور امیدوں کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ اسے آرام کی تاکید کرتا آفس چلا گیا۔ واٹ اے شیم پری! ولید اسے شرمندہ کرنا چاہ رہا تھا اور وہ تھی کہ ہنس ہنس کر اس کا برا حال ہوا جا رہا تھا۔ وہ اور ولید دونوں رات کے کھانے کے بعد واک کرنے آئے تھے، بلکہ ولید اسے زبردستی لایا تھا، اور جب وہ گلی کا موڑ موڑنے والے تھے تو اس نے آخری بنگلے کی ڈور بیل بجا دی۔ ولید ہکا بکا وہیں کھڑا رہ گیا تو وہ اسے بازو سے پکڑ کر فوراً گلی کا موڑ مڑ گئی۔ پری، آپ کو عدنان شاہ کی حرکتوں کا نہیں پتہ؟ عدنان شاہ اگر یہ حرکت دیکھ لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ اور مما پاپا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر دوہری ہو رہی تھی۔ اسے ہنسی کسی کے گھر کی ڈور بیل بجانے پر نہیں، بلکہ ولید شاہ کے ہمنک زدہ چہرے کو دیکھ کر آ رہی تھی۔ وہ تو میرا کبھی یقین نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی حرکت کی ہے، بلکہ سچ بتاؤں مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میری آنکھوں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے، ورنہ میری پری تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کی ہنسی یوں غائب ہوئی جیسے بٹن دباتے ہی کمرے میں اندھیرا ہو جائے۔ وہ سنسی ولید کو دیکھے گئی۔ ولید، ہر انسان اچھا برا ہوتا ہے، کسی کی اچھائی برائی کو دیکھنے کے لیے 1 سال کافی ہوتا ہے،
اور اس 1 سال میں میں نے جان لیا آپ کتنی اچھی ہیں، اتنی اچھی کہ آپ کے اندر کوئی برائی نہیں۔ عدنان شاہ جیسے شخص کے ساتھ رہ کر آپ کو آج تک اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، میری تو پھر یہ تو آپ کی اچھائیوں کی حد ہے۔ ہماری سوسائٹی کی کوئی بھی لڑکی ہوتی نہ پری تو ہمارا گھر میدان جنگ بن چکا ہوتا، عدنان شاہ کو کب کی علیحدگی ہو چکی ہوتی۔ مما کہتی ہیں آپ کو عدنان شاہ کے متعلق کچھ نہیں پتا، مجھے لگتا ہے جو ہم سے چھپا ہے وہ بھی سب آپ کو پتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا چلا گیا۔ ولید، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ولید نے اسے روک دیا۔ مجھے لگتا ہے پری عدنان شاہ نے آپ سے شادی نہیں کی، آپ کو خرید لیا ہے، جیسے آپ دونوں کے درمیان کوئی سودا ہے۔ اس نے آپ کو آپ کی نانی کے بعد ایک چھت، ایک تحفظ دیا ہے اور بدلے میں آپ نے اسے آزادی۔ مما کہتی ہیں آپ اسے گھر سے باندھ کیوں نہیں لیتی، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آپ کے معاہدے کے خلاف ورزی ہوگی۔ اس کی حالت بگڑنی شروع ہو گئی۔ ولید یہ سب کیا کہہ رہا تھا، اس کا دماغ بند ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی وہاں سے بھاگ جانے کو، مگر ولید نے اسے بازو سے تھام لیا۔ پری، کچھ ایسا ہی ہے نا آپ کے اور عدنان شاہ کے درمیان؟ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ شٹ اپ، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ سختی سے گویا ہوئی۔ پری پلیز، آپ ہمیں بہت عزیز ہو، اپنا وہ معاہدہ توڑ دو پری۔ عدنان شاہ کو خود سے باندھ لو، خود سے۔ میں آپ کا ساتھ دوں گا پری، مما پاپا بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہم عدنان شاہ کو مجبور کر دیں گے۔ اس نے جد و جہد کر کے ولید سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پلٹ کر بھاگتی ہوئی گھر کی طرف آ گئی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر گرتے ہوئے وہ بے جان سی ہو گئی۔ اوہ خدایا، ولید کیا کہہ رہا تھا؟ ولید کو یہ سب کیسے معلوم ہو گیا؟ نہیں، ولید کو کچھ معلوم نہیں ہوا، یہ صرف اس کے اندازے ہیں۔ وہ بہت تیز ہے، مجھے عدنان شاہ کو یہ سب بتانا ہوگا ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایک طرف مما اور دوسری طرف ولید، یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ مما نے اسے وہ دوائیاں کھاتے دیکھ ایک خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن پھر بھی جب انہیں کوئی خوشخبری نہ مل سکی تو وہ خود اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھیں۔ وہاں اس کی عزت کو خدا نے بنائے رکھا، لیکن اب اسے عدنان شاہ کی طرف سے سپورٹ کیا جانا ضروری ہو چکا تھا۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ آج ولید شاہ نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ عدنان شاہ اسے جاگتا دیکھ کر حیرت زدہ ہوا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر گود میں تکیہ رکھ کر بیٹھی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ عدنان شاہ، آپ فریش ہو کر آ جائیں۔ اپنی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ ان کی چوتھی بار ہونے والی میٹنگ تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کی شادی کی سالگرہ تھی جسے ولید نے سیلیبریٹ کیا تھا۔ ہاں بولو۔ وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ عدنان شاہ، پہلی بار آپ 3 ماہ سے مسلسل ایک ہی لڑکی کے ساتھ ولید شاہ، طوبہ شاہ، مما پاپا اور چچی کو نظر آ رہے ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب لیا جائے؟ یہی کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنے والا ہوں۔ تم نے دیکھا ہے اس لڑکی کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اتنے آرام سے بتا رہا تھا جیسے اپنے کسی گہرے دوست کو بتا رہا ہو۔ وہ کشمالہ یاد ہے تمہیں جسے میں نے ہسپتال پہنچایا تھا؟ اس نے کہا تو اس نے چونک کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ وہی لڑکی تو ہے، بہت پیاری، بہت خوبصورت، اس میں وہ سب کچھ ہے جو میں چاہتا تھا، مگر آپ تو کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس کی ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ وہ بڑی ہلکی پھلکی ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی، بس یار، یہ سمجھو کہ مجھے کشمالہ جیسی کوئی لڑکی کبھی ملی ہی نہیں۔ کسی کو دیکھ کر ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کا مجھے کبھی خیال آیا ہی نہیں۔ میں نے تو پہلی ہی نظر میں جان لیا تھا کہ یہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اپنے جوہری نظروں پر اترائی تو وہ ہنس دیا اور تکیہ سیدھا کر کے وہ لیٹ گیا۔ سچ مچ وہ واقعی خوبصورت ہے۔ اس میں کچھ ایسا ہے جو آپ کو اس سے باندھ لیتا ہے۔ تو آپ اپنی شادی میں گھر والوں کو شامل کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کتنا بے تکا سوال ہے یہ! میری شادی میں میرے گھر والے کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ ابھی تک کشمالہ حیدر کے حسن میں گم تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر گھور کر اسے دیکھا، مگر جیسے کچھ یاد آیا تو وہ رکا۔ ارے ہاں، آپ بھی تو موجود ہو گھر میں، میری بیوی کے نام سے، جو گھر بھر کی بہت لاڈلی بہو اور بھابھی ہو۔ مجھے وقت گزارنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، اس لیے میں نے ان لوگوں سے رابطہ بڑھایا۔ مجھے نہیں پتا تھا وقت اتنی جلدی گزر جائے گا۔ رابطہ تم نے بڑھایا، اب اسے ختم بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ وہ کتنے آرام سے کہہ رہا تھا۔ اس کے دل پر جو گزر رہی تھی اس کا ذرا بہر اندازہ نہ تھا اس شخص کو۔ ولید کو لگتا ہے ہمارے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ اس نے ولید کی تمام باتیں بتائیں۔ یہ ولید کا بچہ بہت ہمدرد ہے۔ وہ چڑھ گیا۔ یاد ہے اس روز کس طرح وہ تمہیں میری گرل فرینڈ سے آگاہ کر رہا تھا؟ میرا جی چاہ رہا تھا کہکا لگا کر ہنسوں۔ وہ واقعی ہنسا۔ ویسے اگر میں نے تمہاری موجودگی میں شادی کر لی تو ولید مجھ سے حقیقتاً جھگڑ پڑے گا۔ اسے میری گرل فرینڈز برداشت نہیں ہوتی۔ بیوی کیسے برداشت کرے گا؟ ہاں، ایک غیر لڑکی کے پیچھے ہم بھائیوں کا رشتہ پہلے سے خراب ہو جائے گا۔ غیر لڑکی کے القاب سے یقیناً اسے ہی نوازا گیا تھا۔ اس کے دل پر کڑی ضرب پڑی۔ ایک غریب لڑکی کسی محل میں آ کر خوش رہ ہی نہیں سکتی۔ اس نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عدنان، مجھے 2 ماہ کا وقت دیجیے۔ اس وقت کے اختتام پر خود آپ کی فیملی کشمالہ کے گھر آپ کا یہ پرپوزل لے جائے گی۔ اس کا لہجہ بڑا مضبوط تھا۔ اوکے، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مسکرایا جبکہ وہ آہستگی سے اٹھی اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔
मम्मा क्या बात है, जब से आया हूँ देख रहा हूँ आप कुछ परेशान हैं। वो सब रात का खाना खाने के बाद फारिग बैठे तूबा शाह के हाथों की चाय से लुत्फानंदोज होते हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक वलीद शाह ने कहा तो वो जो बड़ी बेचैनी से बार बार पहलू बदल रही थी चौंक गई। नहीं तो। इन सब ने इनकी तरफ देखा। वो वाकई परेशान थी। पारिस ने कनखियों से देखा था। आज जब पहला दिन इतनी परेशान थी तो बाकी 29 दिन किस तरह गुजारेंगी। पारिस को अंदर ही अंदर शर्मिंदगी ने घेरा। वाकई ये बात तो मैंने भी महसूस की थी। चची ने यकलख्त कहा, अरे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। परी, ऐसा करो बेटा, आप अपनी मम्मा के सर में तेल का मसाज कर दो, इन्हें अच्छा महसूस होगा। पापा ने कहा तो वो उठने लगी। ज़रा आराम से चलो। मम्मा ने यकलख्त उसे टोका तो उसने चलने की रफ्तार चूंटी जैसी कर दी। वापस आई तो मम्मा ने मना कर दिया। वो पापा को मसाज करने लगी। वाह वाह, मज़ा आता है बहुत। परी, ज़रा आज मेरे भी कर दो। वलीद पापा के दाएं तरफ आ बैठा। वो थक जाएंगी। मम्मा के यूं कहने पर पारस ने बेबसी से इन्हें देखा। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि वो सब मम्मा को भरपूर हैरत से देख पाते, इनके दिमाग सुन हो गए। इस बार पारस भी हैरत से मुंह फाड़े रह गई क्योंकि अजनान शाह 9:30 घर आ गया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। मम्मा की सारी बेचैनी बेकरारी खुशी में ढल गई। जिस वक्त आपकी कॉल आई मैं यहाँ से दूर था। कोई बात नहीं बेटा, मम्मा ने मुस्कुराकर कहा। वो सब बेहद संजीदगी से इन दोनों को देख रहे थे। आपने मुझे कॉल क्यों की? सब खैरियत तो है ना? आप पापा बनने वाले हो? सब उछल पड़े थे, लेकिन अजनान शाह सुन सा उन्हें देखता रह गया। मुझे लगा मुझे ये खबर सबसे पहले आपको देनी चाहिए, इसीलिए मैंने अभी तक घर में किसी को नहीं बताई। क्या मैं चचा बनने वाला हूँ? वलीद उछल पड़ा। और मैं फुफ्फो। तूबा आगे बढ़कर परी से लिपटी थी। तूबा मम्मा यकलख्त चीखी तो सभी हैरान रह गए। बेटा, परी को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर ने बताया कि परी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमारी ज़रा से भी गैर एहतियाती बच्चे और माँ की जान के लिए ख़तरा बन सकती है। सब इस बार सुन रह गए थे तो अजनान शाह ने नज़रें घुमाकर उसे देखा, जिसके पूरे वजूद में एक बेचैनी थी। मम्मा सबसे पहले इस खबर को अजनान शाह से शेयर करेंगी, ये उसके वहमो गुमान में भी ना था। अब अपनी बीवी का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा, उसे बहुत संभाल कर रखना होगा। हम लोग जितना भी ख्याल कर लें तुम्हारी तरह नहीं कर पाएंगे। अजनान शाह की निगाहें उसे खुद पर गड़ी हुई महसूस हो रही थीं। उसका जी चाह रहा था वो पल भर में यहाँ से गायब हो जाए। मजीद शर्मिंदगी उससे उठाई नहीं गई तो यकलख्त अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं आता हूँ कहकर वो फ़ौरन उसके पीछे आ गया था। वो कमरे में नहीं थी तब वो टेरेस की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो दोनों हाथ ग्रिल पर लटकाए दूसरी तरफ झुकी गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसे बाजू से पकड़कर झटका दिया तो वो ग्रिल से काफ़ी ज़ोर से लगी। बहुत एहतियात की ज़रूरत है तुम्हें। वो उसे इसी तरह झटके से खींचता हुआ अंदर कमरे में ले आया। सॉरी अजनान शाह, मुझे नहीं पता था कि मम्मा आपको बुलाएंगी या इस मामले के लिए आपको पाबंद करेंगी। उसकी नज़रें उठ नहीं पा रही थी। ये क्या ड्रामा है वैसे? उसने उसे बेड पर फेंका। मैंने राब्ते के इख्तिताम की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। मुझे लगा आखिरी कदम तक खुद मैं चलूँगी, मगर मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्होंने आपको क्यों बुलाया। और वो कुछ ख्याल आते ही यकलख्त रुकी। ओह नो, अब समझ आया। क्या? वो उसके सामने बैठ गया। जब मैं पहले दिन आपके घर वालों से राब्ते बढ़ाने के लिए नीचे उतर कर गई थी तो आपकी मम्मा ने मुझे बहू तो तस्लीम नहीं किया, लेकिन मुझसे उन्होंने एक उम्मीद बांध ली कि मैं आपको उनके नज़दीक ले आऊँगी। लेकिन मैं 1 साल गुजरने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकी। आपको पता है पिछले कई माह से वो मुझे डॉक्टर के पास ले जा रही हैं ताकि उन्हें ये खुशखबरी मिल सके। मेरा और आपका रिलेशन तो इन्हें जल्द ही पता चल जाता अगर वो डॉक्टर ज़िया ना होती। डॉक्टर ज़िया? वो बुरी तरह चौंका। उसने इस्पात में सर हिलाया। मुझे लग रहा था कि वो महज अपना पोता या पोती देखना चाहती हैं। जब आपने मुझे बताया कि आप कशमाला हैदर से शादी करना चाहते हैं तो मुझे लगा कि अब वक्त करीब है, मुझे इस घर से चले जाना है। तो मैंने इस राब्ते को ख़त्म करने के लिए ये प्लान किया। मगर मम्मा ने आपको क्यों बुलाया और यूँ पाबंद क्यों किया? आप जानते हैं क्यों? वो रुक कर उसे देखने लगी। क्योंकि वो अपने पोते पोती नहीं आपको अपने पास देखने की ख्वाहिशमंद है। वो आपको घर में देखना चाहती हैं। क्योंकि कोई भी शख्स हो वो किसी के आगे कभी ना झुके, अपनी औलाद के लिए झुकता है। इसलिए वो आपको आपकी औलाद से बांध कर अपनी औलाद को अपने पास देखना चाहती हैं। क्या मिलता है यार घर में? उसने मुंह बनाया। वो अपनी नौयत का वाहिद शख्स था जो घर से इतना बेजार था। और अगर मेरे माँ बाप को मेरी इतनी चाहत थी तो मुझे नहीं देना था किसी और को। उन्होंने जो मुझे माहौल दिया, मैं अब इस माहौल का आदी हो चुका हूँ। 21 साल मैंने अमेरिका में गुजारे हैं और मुझे इस माहौल की आदत पड़ गई है। यहाँ आया तो मम्मा को मेरी हर बात पर एतराज़, मेरे आने जाने पर, मेरी ड्रेसिंग पर, मेरे दोस्तों पर, मेरे खाने पीने पर। बस यही होता है इस घर में और मुझे ये सब पसंद नहीं। मुझे पाबंद होकर रहना अच्छा नहीं लगता। वो बेड पर सीधा होकर लेट गया और आंखों पर हाथ रखे वो इंतहा का बेजार था। वो खामोशी से उसे देखती रही। उसके माँ बाप नहीं थे, वो कितना तरसती थी, लेकिन इसके पास थे और वो कितना बेजार था। एक बात कहूँ अजनान शाह,
आप बुरा तो नहीं मानेंगे। जवाबन वो कुछ नहीं बोला। आपने ज़िंदगी के 28 साल आज़ादी के साथ गुजारे हैं, अपनी मर्ज़ी से गुजारे हैं। क्या सिर्फ 28 दिन इस घर के लिए गुजार लेंगे? सिर्फ 28 दिन। प्लीज़। जाने से पहले वो मम्मा को ये खुशी दे जाती तो शायद इसकी तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ का कुछ अजाला हो जाता। वो कुछ नहीं बोला तो वो मायूस होकर वहाँ से उठने लगी। 29वां दिन नहीं होगा। उसकी आवाज़ पर वो यकलख्त खुशी से पलटी। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो सरशारी से बोली। जिस वक्त मम्मा का फ़ोन आया था वो कशमाला हैदर को छोड़ने एयरपोर्ट गया हुआ था। उसके किसी रिश्तेदार की शादी थी, वो लंदन चली गई। 1 माह बाद उसकी वापसी होनी थी और कशमाला हैदर के बाद बाहिर उसका दिल लगना नहीं था। उसका इरादा लंदन जाकर कशमाला को सरप्राइज़ देने का था, मगर अब नहीं। मम्मा, मेरा नाश्ता। सीढ़ियों से उतरते हुए उसका कहना, बस लफ्ज़ों की ज़रा सी तब्दीली ने सबको खुशी से गिंग कर दिया। क्या लोगे नाश्ते में बेटा? मम्मा फ़ौरन उठी। उसने मुस्कुराकर वही बताया जो रोज़ वो लेता था। नाश्ता हो गया तो वो खड़ा हो गया। ओके बाय। वो बाहर की तरफ बढ़ा। परी, ये बहुत बुरी आदत है, तुम इसे दरवाजे तक जाकर अल्लाह के सुपुर्द किया करो। हमेशा यहीं बैठी रहती हो। चची के इस तरह कहने पर उसे ज़ोर से फंदा लगा। हाँ ये तो है। मम्मा ने भी तायीद की तो उसके साथ साथ वली तुबा पापा की भी आंखें फट गईं। हत्ता कि खुद अजनान शाह ने भी पलटकर इन दोनों खवातीन को देखा। वो आहिस्ता से उठी और उसके करीब आई। अल्लाह हाफिज़। डिनर पर इंतज़ार करेंगे हम आपका। 5 बजे मेरे लिए चाय तैयार रखना, उसने परी से कहा। लेकिन उसकी नज़रें मम्मा पर थीं, जिनके चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू झलकने लगे। वो पलट गया। बेटे ने एक बार मम्मा क्या कह दिया, आप तो सचमुच की सास बन गई। वलीद ने इस शौक से बमुश्किल निकलते हुए कहा। शट अप वलीद, बहुत बोलते हो तुम। और सबके मुंह खुल गए। ये अजनान शाह तो बड़ा भारी पड़ रहा है हमें। उसने मुंह बनाया तो परी और पापा हंस दिए। मम्मा, हम पूरी एहतियात करेंगे, प्लीज़ जाने दो ना हमें। वलीद बुरी तरह से तंग आ चुका था। मम्मा, अजनान शाह के लिए हथेली बिछाए हुए थी और पूरे घर को भी तंग किया हुआ था। नहीं वलीद, तुम पर एतवार नहीं कर सकती, मैं बहुत बचपना है तुम्हारे अंदर। उन्होंने उसे घूरा। अच्छा बस लॉन तक जाने दे। असल में वो परी को लेकर वॉक करने जाना चाहता था। एक बार पहले भी तुम लॉन का कहकर पूरे इलाके का चक्कर लगा कर आए थे। तुबा की अकल का क्या कहना, तुम मेरे बारे में बहुत अप टू डेट मालूमात रखती हो। वो चिढ़ा। तो क्या परी की तरह आंखें बंद करके बैठ जाओ, उसने कहा। तो वलीद के साथ साथ परी की भी आंखें फैल गईं। फिर परी ने मुस्कुराते हुए मुंह फेर लिया, मगर वलीद ने काफ़ी गहरी नज़रों से उसे देखा। दाल में कुछ काला है परी, वलीद बुड़बुड़ाया तो दोनों ने उसकी अकल पर मातम किया। ये दाल तुम पर लट्टू है, पूरी परी ने मुस्कुराकर कहा। वलीद ने आंखें घुमाई तो तुबा ने परी का आंचल अपने मुंह पर फैला लिया। लेकिन मैं तो कहीं और फिदा हूँ, उसने मुस्कुराकर छेड़ा। फिदा होने का अब हक नहीं बचा बेटा, सारे हकूक तुबा के नाम हो चुके हैं। क्या? उसने चीख मारी। जी, चची और मम्मा में ये बात तय हो चुकी है। अब जल्द ही कोई रस्म अदा की जाएगी। इंकशाफ पर इंकशाफ, वो दम बखुद रह गया। मम्मा को क्या नज़र आया इसमें जो तुम अंधे को नज़र नहीं आया? सारी शर्म भुलाकर वो गुस्से से बोली। परी, मुझे आपकी जैसी लड़की चाहिए, धीमे मिजाज वाली, अपने शौहर का बहुत ख्याल करने वाली, सब घर वालों से इतनी मोहब्बत करने वाली, ऐसी बदतमीज़ लड़की नहीं। वो बेबसी से बोला तो तुबा ने उसे घूर कर देखा और परी की मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई। खुद पर काबू पाते पाते भी कोई दर्द चेहरे का हिस्सा बन गया। वलीद, ज़रा खबरें तो लगाना बेटा। परी ने चौंक कर देखा। पापा के साथ अजनान शाह भी था। वलीद ने टीवी ऑन करके पापा को रिमोट थमाया। अजनान शाह का चेहरा बता रहा था कि इट्स बोरिंग। परी, मम्मा तो अब हमें भी बाहर नहीं जाने देंगी, फिर क्या करें? वो अजनान शाह को बकौर देख रही थी और वो टीवी में मसरूफ़ था। वलीद, कैरम ले आओ। उसकी नज़रों के ताक़ुब में वलीद ने देखा और फिर अस्बात में सर हिलाया। अजनान भाई, आए हमारे साथ खेलें, तूबा ने आवाज़ लगाई। वो कैरम के बजाय लूडो ले आई थी। पूरी मेज़ पर लूडो सेट कर दिया। क्या? वो हैरान हुआ। परी और वलीद एक दूसरे के सामने थे, जबकि तुबा के सामने जगह खाली थी। आए ना, ये दोनों पार्टनर हैं, मेरा पार्टनर नहीं है, आप आ जाए ना। वलीद गोटे सेट कर रहा था। ये क्या बच्चों वाला गेम है, उसने मुंह बनाया। आप आएँ तो एक बार, हमारी मर्जी से खेलें, अगली बार आपका दिल ना चाहेगा तो हम नहीं खेलेंगे। परी ने मुस्कुराकर कहा और मर्जी का नाम आते ही वो कुछ नहीं सोचता। वो उठ गया और फिर जो वलीद और परी ने पार्टनर के नाम पर धांधली की तो तुबा हकीकत में रो देने के करीब हो गई थी। अजनान शाह को गेम आता ही नहीं था तो वो पूरी तौर पर इनकी धांधली को समझ नहीं पाया और जब तक तुबा उसे समझाती वो दोनों लड़ने पर आ जाते। गेम ख़त्म हुआ। परी और वलीद जीत चुके थे और अब गेम अजनान शाह को समझ भी आ गया था। आओ, तुम दोनों तो हमें बेवकूफ़ समझ लिया। वो दोबारा खुद गोटे सेट करने लगा। तीनों ने मैंने खेजी से एक दूसरे को देखा क्योंकि अजनान शाह को खुद पता ही नहीं चला वो बच्चों वाला गेम अब शौक से खेलने चला था। मम्मा पापा चची भी इन्हें दिलचस्पी से देखने लगी। व्हाट नॉनसेंस, उसने खेल के दरमियान में यकलख्त परी का हाथ पकड़ा। क्या हुआ? वो दोनों चौंके। ये ग्रीन कोट वलीद की है, ये तुम्हारे ब्लू दायरे में पहुंचकर किस तरह गेम से बाहर जा सकती है? ओह, ये तो वाकई
ग्रीन गोट है, ये यहाँ कैसे आई? वो बड़ी मासूमियत से बोली। वलीद ने फौरन उठकर उसकी बलाई ली तो मम्मा पापा बेख्तियार हंस दिए, जबकि अजनान शाह ने दोनों को घूरा। पता है, मैं तो इन दोनों के साथ खेलती भी नहीं हूँ भाई, इतनी धांधली करते हैं ये दोनों के अलामान। तोबा ने भी इन दोनों को घूरा। अगले गेम में ये दोनों पार्टनर नहीं बनेंगे, बल्कि परी मेरी पार्टनर और वलीद तुम्हारा पार्टनर। उसने तीसरे गेम का भी प्लान बना लिया था। परी ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को छुपाया। दूसरा गेम भी वलीद की टीम जीत गई थी। अब कल खेलेंगे। हाँ, मेरा तो सर भी दुख गया। वलीद ने भी एक्शन दिखाए। तुम दोनों की ऐसी की तैसी। अजनान ने एक झटके से परी का हाथ पकड़कर खींचा। बेटा आराम से। मम्मा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वो तवाज़ुन कायम न रख सकी और अच्छी खासी उसके करीब खिंच आई। सभी लम्हा भर के लिए सुन रह गए। बेटा, डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा एहतियात बताई है परी के लिए, इसकी कोई भी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। प्लीज़ बेटा ख्याल रखो। मम्मा के चेहरे पर इतनी परेशानी इस्तराब था कि अजनान शाह का सर बेअख्तियार इस बात में हिला। अब वाकई बाकी का खेल कल ही खेलना। अब तुम लोग आराम करो। चची ने कहा तो फरमा बरदार बच्चों की तरह उठकर चलता बना। परी, बड़ी बुरी आदत डाली है तुमने मुझे ये मसाज करवाने की। वो सोफे पर पापा के पीछे बैठी मिसाज कर रही थी। अजनान और वलीद कार्ड्स खेल रहे थे। मम्मा सबके लिए ड्राई फ्रूट्स ले आई थीं। सभी उससे लुत्फानंदोज हो रहे थे। परी के मुंह में खुद मम्मा डाल रही थीं, क्योंकि उसके हाथ तेल में हो रहे थे। पापा, मम्मा ये आदत ख़त्म करवा देंगी अब जल्द ही। जी बिल्कुल। देखिए, पहले रोज़ करवाते थे, अब मम्मा ने एक दिन का गैप करवा दिया है, फिर 2 दिन का करवाएंगी, फिर 4 दिन, उसके बाद बंद करवा देंगी। वलीद ने हंसकर कहा, हाँ तो तुम्हारे बाप को भी एहसास होना चाहिए कि परी को मैं हर मेहनत मुशक्क़त से दूर रख रही हूँ, और ये ख्वामखा। मम्मा ने झंझलाहट से पापा को देखा। नहीं बेगम साहिबा, ऐसा ना करना, मुझे वाकई परी की आदत हो गई है। पापा ने कदरे परेशान होकर कहा तो मम्मा ना चाहते हुए भी उनके मस्करेपन पर हंस पड़ी। अच्छा बेटा, अब आप आराम करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। पापा खड़े हो गए। परी, ज़रा इधर भी मसाज कर दो। मम्मा भी उसे आराम की हदायत करके पापा के पीछे चली गई। वो उठने लगी तो वलीद ने कहा। अजनान शाह ने नज़र उठाई तो वलीद अजनान शाह की तरफ हाथ का इशारा करता हाथ अपनी तरफ मुड़ा। नहीं, बस अब मैं सोने वाली हूँ। क्योंकि वो इशारा समझ गई थी, इसलिए हंस पड़ी। फिर 1 मिनट चुप रहकर वो अजनान शाह के पीछे आ गई। आपको मसाज करूँ? इतनी चाहत और मोहब्बत से कहा कि अगर वो कार्ड्स में गुम ना होता तो उसके अंदाज पर ज़रूर चौंकता, मगर गेम में महव उसने सिर्फ नफ़ी में सर हिलाया और उसके बाद चंद लम्हों में बाजी पलट कर एक अच्छा खासा जीता हुआ गेम वो हार गया। देखा मैं कितना टैलेंटेड हूँ, कोई भी मुझे हराए ये तो हो ही नहीं सकता। वलीद खुशी से झूमता हुआ उठ खड़ा हुआ और वो इस बात पर हैरान होता हुआ उठा कि वो हार कैसे गया। लेकिन जो ही उसकी नज़र परी पर पड़ी, उसे समझ आ गया। उसके पीछे आकर जो प्यार से मसाज करने की दरख्वास्त की गई थी, तो वो महज उसके पत्ते देखने के लिए की थी। ये क्या हरकत थी? तुम बहुत ज़्यादा वलीद को सपोर्ट करती हो। वो दोनों उसकी झुंझलाहट पर हंसती है। हमारे छोटे हमें हरा दें तो बड़ी खुशी होती है, इस खुशी को महसूस तो करें। वो मुस्कुराई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो सर झटक कर उसके पीछे आ गया। वो कुछ महसूस नहीं कर पाता था। भाई जल्दी से बाहर आए, पापा को देखें क्या हो गया। दरवाज़ा बजने पर परी की आंख खुली। वलीद की आवाज़ पर वो बौखलाकर उठी। तेज़ी से अपना ब्लैंकेट और तकिया उसने बेड पर फेंका और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। तब तक अजनान भी उठ बैठा था। क्या हुआ वलीद? पापा की तबीयत ख़राब हो रही है। वो पलट गया तो वो दोनों उसके पीछे भागे। तुम गाड़ी निकाल लो वलीद, मैं पापा को लेकर आता हूँ। पापा हार्ट पेशेंट थे, उसे अभी अभी पता चला था। मुझसे गाड़ी ड्राइव नहीं होगी। वलीद तो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। अजनान तेज़ी से बाहर भागा, गाड़ी पास लाया। तब तक वलीद मम्मा के सहारे पापा को ला रहा था। उसने आगे बढ़कर दोनों बाजुओं में पापा को उठाकर पिछली सीट पर लेटाया। मम्मा के बैठते ही गाड़ी लेकर निकल गया। वलीद और परी पीछे अपनी गाड़ी में गए। पापा को फौरन आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। भाई पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? वलीद हरासा सा उससे लिपट गया और उसने शायद पहली बार अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। उसने वलीद को अपने बाजू के घेरे में ले लिया। पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। थोड़ी देर बाद पापा के नॉर्मल होने का बताया गया तो इन सब की जान में जान आई। अजनान शाह और मम्मा अंदर रूम में पापा के पास चले गए तो परी और वलीद बाहर ही रह गए। ज़्यादा लोगों को अंदर जाने की भी अभी डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी थी। वलीद ये कैसा बचपना है। पापा की पहली बार तो तबीयत ख़राब नहीं हुई थी। उसने हैरत से वलीद को देखा। अफसरदा सा वलीद आहिस्ता से मुस्कुराया। परी, अजनान की मौजूदगी में मुझे लग रहा था जैसे मैं छोटा सा बच्चा हूँ। वो है ना मेरा बड़ा भाई, वो सब संभाल लेगा। मुझे एक अनोखा सा एहसास हो रहा था आपके पास बड़ा भाई हो। ये कैसी बेफिक्री का एहसास होता है, मुझे आज महसूस हुआ। परी, वो उसकी तरफ मुड़ा। उसकी खतरनाक हद तक जर्द पीली रंगत देखकर वो उछल पड़ा। परी, क्या हुआ? वो बौखला गया। उसका लरजता बदन, कपकपाते होंठ, दहशतज़दा निगाहें। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश होकर गिरने से पहले उसे किसी ने सहारा दिया। आप हैं इनके शौहर? अजनान शाह को कमरे से निकलते देखकर डॉक्टर ने गुस्से से वलीद से पूछा। नहीं, भाभी हैं मेरी, वो मेरी पेशेंट है। मैंने आपकी मदर को बताया था
کہ انہیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، پھر یہ کیا تھا؟ انہیں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ڈاکٹرنی انتہائی غصے میں تھی، وہ اسے پاپا کے برابر والے روم میں لے آئی تھی۔ اصل میں ہمارے پاپا کی طبیعت خراب ہے، ہم انہیں ہی لے کر آئے تھے کہ اچانک بالکل ٹھیک بیٹھی بھابھی ایک دم سے گر پڑی۔ ولید کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ عدنان شاہ اطمینان سے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اوہ سوری، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کے والد کی طبیعت خراب ہے، مگر ان کے لیے کوئی پرابلم؟ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ولید کا منہ کھل گیا۔ اگر اس وقت میں ان کو گرنے سے نہ بچاتی تو امید ہے آپ کو اس وقت ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا۔ ڈاکٹرنی کا لہجہ پیشہ ورانہ تھا، لیکن ولید کا سانس رک گیا۔ ابھی تو یہ ٹھیک ہے، ہوش شاید آ جائے تو آپ انہیں گھر لے جائیں۔ ولید تم یہاں رکو، میں مما سے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے پری کو تمہارے ساتھ گھر بھیج دیا ہے۔ عدنان شاہ نے کہا تو ولید چونکا۔ آپ بھابھی کے پاس رکے، میں مما سے یہ کہہ دوں گا۔ وہ ہراساں چہرہ اور آنکھوں میں نمی لیے باہر نکل گیا۔ وہ میرا بھائی پہلے ہی پریشان تھا، اس وقت اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے ڈاکٹر ضیاء کی طرف پلٹا۔ تمہیں لگ رہا ہے یہ بے ہوشی کا ڈرامہ کر رہی ہے؟ اس کا بس نہ چلا تو ورنہ وہ عدنان شاہ کے تھپڑ مار دیتی، جو شاید کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ یہ سچ مچ بے ہوش ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے یہاں ڈاکٹر نوید کو دیکھ لیا تھا، اور اسے دیکھنے کے بعد اس کے دل کی دھڑکن تک بند ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس نے غصے سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ بہتر یہی ہوگا کہ اسے یہاں سے ابھی لے جاؤ۔ عدنان یکلخت چونکا۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں وہ کشمالہ حیدر کو لایا تھا۔ پھر ڈاکٹر ضیاء خود ہی نرسوں کو لے آئیں، ان کی مدد سے خود ہی اسے عدنان شاہ کی گاڑی میں لٹایا۔ وہ اسے گھر لے آیا۔ ضیاء نے اسے سکون آور انجیکشن لگا دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ صبح اٹھی تھی۔ خود کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ عدنان شاہ واپس ہسپتال چلا گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے پری؟ طوبہ کی آواز پر وہ چونکی۔ عدنان بھائی رات کو آپ کو گھر لائے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہاں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس بات کا تائی امی کو پتہ نہ چلے، اس لیے وہ آپ کو گھر لے آئے، مگر وہ خود تایا ابو کی طرف سے بھی اتنے پریشان تھے، سو مجھے آپ کے پاس بھیج کر وہ واپس ہسپتال چلے گئے۔ طوبہ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ تایا ابو کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، وہ واپس آ رہے ہیں، طوبہ نے تسلی دی۔ آپ فریش ہو جائیں، پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں، طوبہ نے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پاپا میں بہت ڈر گیا تھا آپ کی طبیعت دیکھ کر۔ ولید ان کے دائیں طرف اور عدنان شاہ ان کے بائیں طرف تھا۔ ان کے گھر والوں کے درمیان جو فاصلہ تھا اسے طے ہونے میں شاید ابھی کچھ دن اور لگتے، مگر پاپا کی طبیعت نے جیسے وہ طویل فاصلہ ایک ہی جست میں طے کرا دیا تھا۔ وہ آج گھر سے باہر نہیں گیا، مسلسل پاپا کے ساتھ تھا۔ اگر عدنان نہیں ہوتا تو شاید میں بہت پریشان ہو جاتی۔ اس ولید نے تو بالکل حد کر دی۔ آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے اسے آواز دی، لیکن یہ تو صرف آپ کو دیکھ کر ہی اتنا بوکھلا گیا کہ حد نہیں۔ میرے بچے نے ہی پھر سب کو سنبھالا۔ مما کے لہجے میں عدنان شاہ کے لیے بے پناہ فخر تھا۔ مما سچ بتاؤ، میں آپ کا سگا نہیں ہوں کیا؟ ولید یکدم مصنوعی جھنجھلاہٹ سے بولا۔ سگے کیوں نہیں ہو تم؟ اتنی تو تعریف کرتی ہوں وہ تمہاری۔ جب عدنان بھائی نہیں ہوتے تھے تب بھی تو تم ہی سنبھالتے تھے، پھر رات بچوں والی حرکتیں کیوں کر رہے تھے؟ طوبہ شاہ اور اس کی زبان ولید نے گڑبڑا کر دیکھا، اور عدنان شاہ نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ فاصلے کچھ اور کم ہوئے تھے۔ یہ پری کہاں ہے؟ ناشتے کے بعد سے نظر نہیں آئی، چچی نے کہا تو ولید چونکا۔ مما وہاں پری بے ہوش ہو گئی تھیں، ڈاکٹر اتنا غصہ کر رہی تھیں مجھ پر، پھر میں نے انہیں بتایا کہ والد کی طبیعت خراب ہے تو کیا؟ یا اللہ ولید مجھے اب بتا رہے ہو؟ مما نے اسے گھور کر دیکھا اور تیزی سے اٹھی، مگر تبھی وہ ایک ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ پاپا میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا ہے، آپ ٹرائی کریں، میں نے آپ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تیاری کی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹرے کو میز پر رکھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا پری کہ تمہیں صرف احتیاط اور آرام کی ضرورت ہے؟ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ نہیں چاہتی ہو تم یہ بچہ تو بتا دو مجھے۔ وہ ہکا بکا مما کو دیکھے گئی۔ وہ سب بھی چونک گئے تھے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے پر تکلیف پھیلتی چلی گئی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ کلثوم یہ کیا طریقہ ہے؟ بچی پہلے ہی پریشان ہے اور آپ بھی ایسا رویہ رکھیں گی تو بھلا کون دیکھے گا اسے؟ پاپا نے آہستہ آواز میں سرزنش کی تو مما کے بھی لب بھینچ گئے۔ ان سے واقعی زیادتی ہو گئی۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ وہ ڈائننگ ہال کی میز پر سر رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ پری وہ شرمندہ ہوئی۔ مما میں آپ کو کبھی تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری مما، آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کی تکلیفوں کا باعث بن رہی ہوں۔ وہ ان سے لپٹ گئی اور انہیں افسوس ہوا، وہ بیچاری آخر کتنی احتیاط کرے۔ انہیں بہت افسوس ہوا۔ پھر اس کی مسکراہٹ پھیکی سی ہونے لگی۔ وہ سب کے درمیان بیٹھ کر بھی وہاں ہوتی نہیں تھی۔ مما کو پھر چچی نے مشورہ دیا اگر وہ ذہنی طور پر نارمل نہ ہو پائی تو ان کی ہر احتیاط بیکار ہے۔ انہوں نے مل کر ولید اور طوبہ کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ یہ تیاریاں اسے واقعی ذہنی پریشانی سے نکال لائیں۔ طوبہ کے ڈریسز کے لیے کچھ ڈیزائنر کی البم منگوائی ہیں، انہوں نے البم اس کے سامنے رکھے۔ یہ سب ایک دلچسپ مرحلہ ثابت ہوا۔ اس کی جولری، کپڑے، ہر چیز کی تیاری کروانے مختلف لوگ گھر آنے لگے تھے۔ وہ واقعی ہر فکر سے آزاد ہو گئی تھی۔ مما نے بھی احتیاط جیسے ڈائلاگ کم کر لیے، کیونکہ وہ خود بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے لگی تھی۔
बज़ाहिर वो जितनी खुश और मसरूफ़ थी, हकीकतन ऐसा ना था। हर दिन डूबते सूरज के साथ उसके अंदर भी कुछ डूब रहा था। इन सबको दुख देने का गुनाह हर गुजरते दिन के साथ करीब से करीब तर हो रहा था। इसका जी चाह रहा था कि वो मर जाए, मगर मरना आसान होता तो वो तभी मर चुकी होती जब अजनान शाह उसे इस घर में लाया था। 20 दिन गुजर चुके थे। मम्मा अजनान शाह को पाकर खुश थीं। वलीद की शादी की तैयारियों के हर काम में मम्मा अजनान शाह को शामिल कर रही थीं। अभी शादी की तारीख फाइनल नहीं हुई थी, लेकिन वलीमा कहाँ होना है और बारात किस हाल में जानी है, सब फाइनल हो चुका था। आज से ठीक 9 दिन बाद जब अजनान शाह वापस अपनी रूटीन पर लौटेगा, तब मेरे पास घर वालों को देने के लिए एक रीज़न का होना ज़रूरी है। एक ऐसा रीज़न जो अजनान शाह और कशमाला के दरमियान से हर रुकावट को दूर कर दे। 21वां दिन शुरू हो चुका था। वो पहले दिन से रोज़ अजनान शाह को दरवाजे तक छोड़ने आती थी। आज भी आई। अल्लाह हाफिज़। उसने होंठों की मुस्कुराहट को स्टाइल में फैलाया ज़रूर था, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं थी। अल्लाह हाफिज़। वो आगे बढ़ गया। वो वहीं खड़ी रही। आज वलीद को भी जल्दी जाना था, सो वो भी उठ गया था। अल्लाह हाफिज़ परी, अपना ख्याल रखना। उसने फिर मुस्कुराने की पूरी कोशिश के साथ असबात में सर हिलाया। वलीद अपनी और अजनान अपनी गाड़ी में जा चुके थे। उसके बावजूद घर में 4 गाड़ियाँ तूबा और पापा के जाने के बाद खड़ी थीं। मम्मा, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे कुछ चक्कर से महसूस हो रहे हैं। मैं अपने कमरे में आराम करती हूँ। ओह ठीक है बेटा, आप आराम करो। ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर को बुला लें। मम्मा एकदम से घबराई। नहीं मम्मा, मैं आराम करती हूँ, मामूली सा सर दर्द है। वो उठ खड़ी हुई और बहुत आराम से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मम्मा फिक्रमंदी से उसे देख रही थीं। वो ऊपर पहुँच गई। बस एक सीढ़ी बाकी थी, तभी वो पलटी थी। मम्मा, मेरे लिए दूध। लेकिन उसका पैर मुड़ गया। इसके साथ मम्मा की बेसाख्ता चीख निकल गई, मगर मम्मा की चीख भी उसे लुढ़कने से बचा ना सकी। उसने खुद को बचाने के लिए ग्रिल को पकड़ना चाहा था, मगर साथ रखे गुलदान पर हाथ रखा और वो उसके साथ लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। आखिरी सीढ़ी पर वो अपने हवास खो चुकी थी। गुलदान उसके सर पर लगा था। मम्मा की चीखों से मुलाजमीन और चची आ गई थी। मम्मा उसका सर अपनी गोद में रखे उसके चेहरे को थपथपा रही थी। चची ने तेजी से अपना दुपट्टा उसके सर पर बांधा, जहाँ से खून निकल रहा था। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी निकाली। मम्मा, वो जो घर पर अपनी भूल जाने वाली फाइल लेने आया था, ये मंजर देखकर सुन खड़ा था। अजनान, जल्दी से देखो मेरी बच्ची को क्या हो गया है। मम्मा बिलक रही थी। उसने आगे बढ़कर उसे उठाया। वो लोग उसे करीबी अस्पताल ले आए थे। आपकी बहू अब बेहतर है। उसके सर की चोट काफ़ी गहरी है, लेकिन फिर भी खतरे से बाहर है। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर, हमारी बहू प्रेग्नेंट है और डॉक्टर्स ने उसे बहुत ज़्यादा एहतियात बताई थी। चची ने यकलख्त कहा। यकीनन वो इस तरफ से भी मुतमईन होना चाहती थीं। मिसिस अजनान प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर ने हैरत से चची को देखा। अजनान के लब भींच गए। डॉक्टर, इस मरीज़ा को देखें जल्दी। उसी पल नर्स बाहर आई तो वो सब चौंके। डॉक्टर तेज़ी से अंदर पलट गई। फिर वो काफ़ी देर से बाहर आई, लेकिन उसने इस बार अजनान शाह को बड़े गौर से देखा। आप इनके शौहर हैं? वो कुछ नहीं बोला। डॉक्टर के अंदाज ने इसे चौंका दिया था। मैं इसकी सास हूँ और यही शौहर है। मम्मा ने धड़कते दिल के साथ कहा। आप लोगों के लिए एक अफसोसनाक खबर है। आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। उसका अंदाज प्रोफेशनल था, लेकिन अजनान शाह के लिए उसकी आंखों में रश्क था। मम्मा बैठती ही चली गई। चची ने इन्हें तेज़ी से सहारा दिया। वेरी लकी मैन, मैंने तुम्हारी बीवी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। वो करीब आकर आहिस्ता से बोली तो वो चौंका। वैसे इसका ख्याल रखना, इसके सर पर 8 टांके लगे हैं। वो आगे बढ़ गई। भाभी प्लीज़ खुद को संभालें। आप ऐसा करेंगी तो बाकी सबको कौन देखेगा। मम्मा हिचकियों से रोने लगी थीं। चची ने वलीद तुबा को फ़ोन कर दिया था। वो सब थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच गए और उदासी की चादर पूरे घर ने ओढ़ ली। रात को तुबा और वलीद वहाँ रुक गए थे। सुबह वही दोनों उसे घर लाए थे। मम्मा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। मत हाथ लगाएं मुझे। उसने झटके से मम्मा को खुद से अलग किया। मैंने मार डाला अपने बच्चे को, कातिल हूँ मैंने मार डाला। वो धाड़े मार मार कर रोते हुए घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। परी परी सभी भौंचका रह गए, मगर उसकी जहनी हालत अबतर हो चली थी। वो संभाले नहीं संभल रही थी। वो खुद भी रोती रही, घर वालों को भी रुलाती रही। परी प्लीज़ संभालें खुद को। मुझे पता है आपकी तकलीफ़ बहुत बड़ी है। हम वो दर्द महसूस भी नहीं कर सकते जो आपको हो रहा है, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको इस हाल में देखकर जो तकलीफ़ हो रही है वो आप नहीं समझ सकती। प्लीज़ परी ठीक हो जाए। वलीद उसके लिए खाना लाया। आज दूसरा दिन हो चुका था, उसने कुछ नहीं खाया था। वलीद ने ज़बरदस्ती निवाला उसके मुंह में डाला। मम्मा भी आ गई थी। उनसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने रोना बंद कर दिया था। वो चुप हो गई थी, बिल्कुल चुप। लेकिन उसकी तरफ से सब इतने परेशान थे कि किसी ने भी अजनान शाह पर ध्यान तक नहीं दिया था। 5 दिन गुजरे तो सब कुछ मामूल के मुताबिक होने लगा, मगर खामोशी के साथ था। एक तब्दीली आई। अब वो अजनान शाह के पीछे उसे अल्लाह हाफिज़ कहने नहीं चाहती थी। अजनान 5 बजे घर आ जाता था। 29वां दिन था। रात 9 बज चुके थे, मगर वो नहीं आया और वो जो पिछले 8 दिन से बिल्कुल चुप थी, मम्मा के पास चली गई। मम्मा आपके पास लेट जाऊं? मम्मा और चची साथ थीं। चौंक कर उसे देखा। आओ बेटा।
वो आकर उनकी गोद में सर रखकर नीचे बैठ गई। मम्मा, अजनान जल्दी आने लगे थे, हमारे साथ रहने लगे थे, कितना अच्छा लगता था ना। वो अभी आ जाएगा बेटा, किसी ज़रूरी काम में फंस गया होगा। मम्मा को लगा वो खुद को अकेला महसूस कर रही है। उन्हें अजनान पर गुस्सा आया, जो जाने क्यों अब तक नहीं आया था। वो आ भी जाए मम्मा, तो मेरे पास उन्हें देने के लिए है ही क्या। परी मम्मा के साथ चची भी चौंकी। ऐसा नहीं कहो बेटा। क्यों नहीं कहूँ मैं मम्मा, मैंने उनकी कीमती चीज़ की हिफाजत नहीं की, मैंने इनकी खुशी की हिफाजत नहीं की। वो अब मेरे पास क्यों आए, और अगर वो आ भी जाएं तो मुझे उनकी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं इन्हें कुछ नहीं दे सकती मम्मा, मैं इन्हें एक औलाद तक नहीं दे सकती, एक औलाद। वो रोने लगी। परी मम्मा को तकलीफ़ हुई। मम्मा, इन्हें आप और मैं मिलकर भी बांध नहीं सके, इन्हें इनके बच्चों ने बांध लिया था, मगर अब मैंने इसी बंधन को खो दिया, मैंने इन्हें खो दिया। वो फिर रो रही थी और मम्मा चची नम आंखों से उसे देख रही थी। अजनान बेटा, ये जो अचानक से एक बुरा हादसा हो गया हमारी ज़िंदगी में, इससे सबसे ज़्यादा असर आप और परी पर हुआ है। हम लोग सोच रहे थे कि वलीद की शादी की तारीख फाइनल कर ली जाए ताकि परी को खुद को संभालने का मौका मिले। मम्मा ने नाश्ते की मेज़ पर कहा, आप जो चाहें करें मम्मा, ऐसे मुझसे क्यों पूछ रही हैं। परी ने उससे जो 2 माह का वक्त लिया था उसे ख़त्म होने में अभी 1 हफ़्ता बाकी था। बेटा, वक्ती तौर पर तो हम वलीद की शादी से ख़ुद को बहला लेंगे, लेकिन बेटा आपको जो नुकसान हुआ है, बेटा आप मेरे घर के बड़े बेटे हो, मेरे घर के वारिस। बेटा देखो, अगर परी का मिसकैरेज सिर्फ मिसकैरेज हुआ होता तो मैं कभी आपसे ऐसे ना कहती। मम्मा की हिचकिचाहट पर वो कदरे चौंका। उम्मीद है बेटा आप मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे और मुझे गलत नहीं समझोगे। मम्मा ने रुक कर उसे देखा। मम्मा, आपको जो कहना है कहें, मैं आपकी बात का हरगिज़ बुरा नहीं मानूंगा। बेटा मैं चाहती हूँ आप दूसरी शादी कर लें। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं। प्लीज़ मम्मा, परी आपकी बेटी जैसी है, प्लीज़ उसका तो ख्याल करें। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। परी ने चौंक कर उसे देखा। ये मैं नहीं चाहती वलीद, परी ने मुझसे ये सब कहने के लिए कहा है। वलीद की बात पर, मम्मा की बात पर वलीद ने चौंक कर और अजनान ने बिना चौंके परी की तरफ देखा। व्हाट रबिश परी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। वो गुस्से से बोला। तुमने कभी अजनान शाह के साथ मेरे जैसी लड़की नहीं सोची थी ना। कुदरत ने समझो एक मौका दिया है बिल्कुल वैसी लड़की लाने का जैसी तुमने सोची थी। वो खड़ी होकर बहुत आहिस्तगी से बोली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे वलीद सुन सा रह गया। उसके बाद वलीद की शादी की डेट फाइनल कर ली गई, मगर अजनान शाह ने फिलहाल जवाब नहीं दिया था। अजनान, आप मम्मा को कशमाला के बारे में क्यों नहीं बता रहे। 1 हफ्ते बाद वो उसे जागती हुई मिली। तुम्हारे सर के टांके अब कैसे हैं। 1.5 माह बाद उसे पूछने का ख्याल आया। आखिरी 2 टांके पेशानी तक आ रहे थे। कनपट्टी की साइड पर गौर से देखने पर चोट का निशान वाज़ेह होता था। अब तो बेहतर है, लेकिन आप मम्मा को बताएं। वो कशमाला के घर जाना चाहती हैं। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। अजनान शाह ने उसे देखा, फिर वो बेड की दूसरी तरफ आ बैठा। मम्मा ने वलीद की शादी की डेट फिक्स कर दी है। हर दिन उनके लिए बेहद अनमोल है, बेहद खुशी का दिन, और मैं इन खुशी के दिनों में कोई कड़वाहट नहीं डालना चाहता। वो उसकी बात पर हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। अजनान, आपको लगता है कि आपकी खुशियाँ आपके घर वालों की खुशियों में कड़वाहट हैं। आप अपने घर वालों को ऐसा समझते हैं। बेपनाह तासुफ आ गया उसकी नज़रों में। कितना अजीब इंसान था वो, अपने घर वालों को ही नहीं समझता था। हाँ, मेरी खुशी मेरे घर वालों के लिए कड़वाहट है, और ये तुम्हारी वजह से है। अजनान शाह की ऐसी साफ गोई पर उसके लब भींच गए। अगर तुम नहीं होती या तुमने इनसे बुरा रवैया रखा होता तो आज मेरी खुशी उनकी खुशी होती, लेकिन अब मामला दूसरा है। मेरे घर वालों को मुझसे ज़्यादा तुम्हारी चाहत है। उनके लिए मेरी खुशी से ज़्यादा अहम तुम्हारी खुशी है। बज़ाहिर तो सबको यही लगता है कि तुम एक अजीम औरत हो जो अपने शौहर के लिए खुद ही दूसरी बीवी की तलाश में है। तो ऐसी अजीम औरत के लिए वलीद ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उसकी शादी को तुम्हें भरपूर तरीके से एंजॉय करने दूं, क्योंकि उसे लगता है तुम पहले ही पूरी लगन से मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हो, मगर मेरी दूसरी बीवी के आने के बाद तुम कभी दिल से खुश नहीं हो पाओगी। अजनान शाह कहे जा रहा था और वलीद की इस चाहत पर उसकी आंखें नम होती चली गईं। वो रुख फेर गई। इसलिए तो मैंने मम्मा को कुछ नहीं कहा। वलीद की शादी हो जाए फिर मैं मम्मा को कशमाला के घर ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी मम्मा को कशमाला के बारे में बता दिया तो वलीद को लगेगा मैंने उसकी बात नहीं मानी, और खामखा दूसरी वजह से हम भाइयों के दरमियान दूरी बढ़ जाएगी। वो वलीद की चाहत में यूँ गुम थी कि अजनान शाह की बात पर उसे ज़्यादा तकलीफ़ तक नहीं हुई। वो पहले भी बहुत दिल से वलीद और तुबा की शादी में हिस्सा ले रही थी, अब तो पूरी दिलो जान से शरीक थी। मम्मा उसके लिए बेहतरीन तैयारी करवा रही थी। वो मम्मा को मना किए जा रही थी कि इतने भारी कपड़ों में उसे उलझन होगी, मगर मम्मा उसकी एक नहीं सुन रही थी। अपनी वाइफ से मिलवाओ अजनान, वो उसकी दोस्त की बीवी थी, वो ज़रूर मिलवाएगा। अगर आज की तारीख में उसकी बीवी फारिग हुई तो। उसके दोस्त ने हंसकर कहा। आज वलीद तुबा की मायों की तकरीब थी।
और उनकी रस्म के बाद मम्मा पापा तूबा वलीद के फ्रेंड्स और फैमिली रिश्तेदारों के बीच में वो सैंडविच बन गई थी। अभी मम्मा उसे किसी से मिलवा रही होती तो पापा उसका हाथ थाम कर अपने किसी दोस्त से मिलवाने ले जाते। इनकी मुलाकात मुकम्मल होने से पहले वलीद ले जाता, तूबा ले जाती। वैसे अजनान, एक बात है, तुम्हारी वाइफ है बहुत खूबसूरत, दूसरे दोस्त की बीवी ने कहा और सबने तायद में सर हिलाया। इस बात पर जिनकी उसकी तरफ पुश्त थी उन्होंने भी सर घुमाकर उसकी बीवी को देखा और उसने नज़र उठाकर देखने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया, क्योंकि जिन निगाहों में कोई बस जाए फिर दूसरा कोई कभी नहीं समा सकता, और उसकी निगाहों में कशमाला बस चुकी थी तो पारस के लिए कोई जगह नहीं थी। अरे इस कलसूम को देखो, बड़ी बहू के लाड ही ख़त्म नहीं हो रहे इसके तो। अजनान वहाँ से उठने लगा कि पिछली सीट से एक खातून की आवाज़ आई, हाँ हालांकि अब तो छोटी बहू के नखरे उठाने का वक्त है, मगर बड़ी बहू को लेकर ही घूम रही हैं। दूसरी खातून बोली, और अब तो इतनी बोरिंग हो गई है कि हर बात छोड़कर अपनी बहू की तारीफ़ें ही करती है। अजनान शाह के साथ बैठे दोस्त ने उसे मैंने खीज़ी से देखा। वो आवाज़ें यकीनन उसे भी आ रही थीं, वैसे है तो तारीफ़ के काबिल। अभी रबिया चाची ने बताया कि वो अपने शौहर की दूसरी शादी करवा रही है, तो अभी तक अजनान ने ही कोई लड़की सेलेक्ट नहीं की, वरना आज वलीद के साथ अजनान की भी शादी होती। जहाँ उसका दोस्त अच्छा उछला था, वहीं पीछे मेज़ पर बैठी सारी ख़वातीन हैरान हुई। मगर वो शादी करवा क्यों रही है? मुश्तरका सवाल हुआ। रबिया ने बताया है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले। माकूल मशवरा आया। ये मिडिल क्लास लड़कियों को हीरोइन बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है, किसी ने कहा, और सब ख़वातीन हंसने लगीं। क्या ये सब सच है अजनान? उसके साथ बैठे दोस्त ने हैरत से पूछा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता उसे सबसे मिलवाती मम्मा उनके मेज़ के करीब आ गई। हेलो आंटी, उसके दोस्त की वाइफ खड़ी हुई। हेलो बेटा, कैसी हो? मम्मा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी आंटी फाइन, इससे मिलो, ये परी है मेरी बहू। मम्मा मुस्कुराई। आपकी बहू बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत। उसके यूं कहने पर मम्मा के साथ परी भी खुलकर मुस्कुराई। और परी? अजनान के दोस्त साद की बीवी हिरा। मम्मा के तारुफ पर उसकी मुस्कुराहट एक आन में गायब हुई और वो नामहसूस अंदाज में मेज़ से एक कदम पीछे हुई, क्योंकि जिस चेयर के करीब वो खड़ी थी अजनान उस पर ही मौजूद था। आप यहाँ बैठे हमारे साथ, हम आपकी कंपनी के ज़्यादा हकदार हैं। हीरा ने बेतकल्लुफ़ी से उसका हाथ थामकर अजनान के साथ वाली चेयर पर बिठाया। मम्मा मुस्कुराकर किसी की आवाज़ पर एक्सक्यूज़ मी करते आगे बढ़ गई थीं, जबकि हीरा मेज़ पर बाकी मौजूद लोगों का तारुफ करवा रही थी। अजनान के दोस्तों के दरमियान उस पर बेपनाह घबराहट आ रही थी। दांतों की नुमाइश को अगर मुस्कुराहट कहा जाता तो वो मुस्कुरा रही थी। अजनान बहुत लकी है कि उसे आप जैसी वाइफ मिली। अजनान शाह के बराबर वाली सीट पर बैठे शख्स ने कहा तो उसकी सीट पर गोया कांटे उग आए। किस्मत वाली तो मैं हूँ कि मुझे ये घर मिला। कोई दर्द चेहरे का हिस्सा बनने लगा तो वो एकदम खड़ी हो गई। एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा तुबा को देख लूँ। वो किसी के भी कुछ बोलने से पहले आगे बढ़ गई। तुम्हारी तरफ से इन पर हमसे मिलने की पाबंदी थी क्या? साथ ने उसे घूरा। और क्या, सबसे तो वो इतना खुशी खुशी मिल रही है। हीरा ने मशकूक नज़रों से उसे देखा और उसके साथ आमिर ने अफसोस भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो पीछे बैठी ख़वातीन की बातें सुन चुका था। अरे वो वॉशरूम से चेंज करके निकली तो अजनान शाह को बेड पर जूतों समेत नींद में पाकर हैरान हुई। आगे बढ़कर उसने अपना तकिया और कंबल उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? तो उसने एक नज़र अजनान पर डाली और अपना तकिया और कंबल वापस बेड पर डाला। वलीद? बाहर से आवाज़ आई तो वह चौंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। खैरियत तो है ना वलीद? उसने दरवाज़ा खोला। सुना है आप बहुत ही बहादुर हो। आहिस्ता, अजनान सो रहे हैं। वलीद की आवाज़ हल्की ही थी मगर उसे फिर भी बुलंद लगी। बाहर आ जाओ, वलीद ने कहा तो एक नज़र अजनान पर डालती बाहर निकल गई। जब वो कमरे से बाहर निकली थी तब 2 बज रहे थे और जब वो लौटी तब 5 बज रहे थे। अजनान मगर इतनी गहरी नींद नहीं सोया था कि अपने रूममेट के आने जाने का उसे पता ही ना चल पाता। भाई बचाओ मुझे, देखो ये भाभी मेरे साथ क्या कर रही हैं। वो कोट से शर्ट के कफ निकालता सीढ़ियाँ उतर रहा था। वलीद की आवाज़ पर ठटक कर रुका। दुल्हा बने वलीद की को खवातीन ने घेर रखा था और वो मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगा। भाई इधर आओ, इस बार मेरा साथ दो। वलीद कराहा। शादी तुम्हारी है, दुर्गत भी तुम्हारी बनेगी, मुझे क्यों पीस रहे हो? उसने हिस्स उठाया। कल मेहंदी में भी वलीद की बुरी हालत बनाई गई थी। भाई प्लीज़ मेरा साथ दें, वरना आज सुबह मेरा इंतज़ार करती रह जाएगी और मैं इनकी शर्त की जंजीर में जकड़ा रह जाऊंगा। वो रोहानसा हो गया। बाकी सब खिलखिलाकर हंस पड़े थे। वो करीब चला आया। कहो क्या हुआ और मैं क्या मदद कर सकता हूँ? यहाँ रस्म हो रही है, दूल्हा को उसकी भाभी मेहंदी लगा रही है। उन्होंने मेरी एक आंख में सुरमा लगा दिया, अब दूसरी आंख के लिए 500 मांग रही हैं। इतना महंगा सुरमा? वो बेअख्तियार हंस पड़ा। भाई सुरमा लाख का भी होता कोई मसला नहीं, इसके साथ जो शराइत हैं वो बड़ी कड़ी हैं। उसने दुहाई दी और सामने खड़ी पारस ने घूर कर उसे देखा। कैसी शर्त? शर्त नंबर 1,
पैसे मैं अपनी जेब से अदा करूं, मम्मा पापा से ना लूं। शर्त नंबर 2, अपनी पॉकेट मनी से अदा करूं, मेरी तनख्वाह भी नहीं है। शर्त नंबर 3, यहाँ से हिले बगैर रकम दो, मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। भाई ये तो वाकई बड़ी सख्त शराइत है। वो मजीद करीब चलाया, इस मामले में तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मेरे भाई। वो वलीद के और करीब हुआ। चीटिंग। पारस ने आगे बढ़कर उसका हाथ कोट की आस्तीन से पकड़ा। क्या? सभी हैरान हुए। ये आपका हाथ वलीद की जेब में क्या कर रहा है? पारस ने झुंझलाहट से देखा। अरे वाकई ये तो मेरा हाथ है, लेकिन ये वलीद की जेब में कैसे गया? वो बड़ी मासूमियत से बोला तो सारे खिलखिलाकर हंस पड़े। उसने अपना जो वॉलेट भी वलीद की जेब में डाला था वो भी परी ने निकाल लिया। परी, आप मेरे साथ ऐसा करेंगी? मैं सोच भी नहीं सकता था। वलीद सदमे से बोला, जबकि वो अपने मसनूई कॉलर खड़े करते हुए इतराई। अब हम जो करेंगे वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने चौंक कर अजनान शाह की तरफ देखा। वो समझी ही नहीं और अजनान शाह के दाएं हाथ में उसका दायां हाथ और बाएं हाथ से उसका बायां हाथ काबू कर लिया था। उसकी पुश्त अजनान शाह के सीने से लगी थी। वलीद, दूसरी आंख में सुरमा लगाओ। वलीद करीब आ गया। सबके कहकों से हॉल गूंज उठा था, लेकिन उसके वजूद से उसकी जान निकल गई थी। वो मारा। वलीद खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंख में सुरमा लगाया गया। फिर उसे छोड़कर अजनान शाह ने उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी निगाहें फर्श से चिपकी हुई थीं। ये तुम्हारा नेक। उसने वॉलेट उसके हाथ पर रख दिया। जियो मेरे भाई। वलीद की शोखियां अरूज पर थीं। उसने झुंझलाहट से वलीद को देखा। कैसे कैद कर लिया इस परी को? वो पैर पटकते हुए आगे बढ़ गई। अजनान शाह की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। फिर वो बारात लेकर निकल गए। मुंह दिखाई में क्या मिला? इस सवाल पर हंसती मुस्कुराती तूबा की हंसी गायब हो गई और उसकी नज़रों ने फौरन परी को तलाशा। अजनान भाई, आप अपनी बीवी को अपने काबू में रखें। वो फौरन लड़ने को तैयार हुई। आपको पता है रात मुझे मुंह दिखाई में क्या मिला? एक कलर्ड फ्रॉग। उसने मुंह बनाते हुए कहा। क्या? इस मेंढक को कल सारी रात पकड़ने और फिर इस पर कलर करने में आपकी बेगम ने काफ़ी एनर्जी खर्च की है। तूबा ने परी को घूरते हुए कहा तो वो जो जहरीला मुस्कुरा रही थी उछल पड़ी। वलीद, गलत बात। तुमने इसे ये तक बता दिया कि मेंढक मैंने पकड़ा। बीवी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। वो बड़े मज़े से बोला। ये ज़िंदगी को, बल्कि शादीशुदा ज़िंदगी को मज़े से गुजारने का पहला असूल है। और ये पहला असूल कहाँ से सीखा? उसे घूर कर, जबकि बाकी सब मुस्कुरा दिए। आपके शौहर नामदार से, जो आपसे अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं छुपाते। वलीद के यूं कहने पर वो लम्हा भर के लिए सुन रह गई। उसके चेहरे पर दर्द का जो तासुर फैला वो वलीद को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास दिला गया। ये असूल है बहुत प्यारा। उसकी वजह से मैंने मम्मा को इस लड़की से मिलवा दिया जिसे अब तुम्हारी भाभी बनना है। वो आहिस्तगी से मुस्कुराकर बोली तो अजनान शाह भी चौंका। मम्मा खामोश चेहरे पर अफसरदगी लिए परी को देख रही थीं। इसका मतलब था वो कशमाला से मिल चुकी थीं। आप आज शाम मेरी वलीमा पार्टी में क्या पहनेंगी? वलीद उस जैसा हौसलामंद नहीं था कि वो इन बातों को सुन पाता और जो वो आराम से कह रही थी। वलीद के वलीमे की तकरीब के एक हफ्ते बाद मम्मा पापा अजनान शाह के साथ कशमाला के घर हो आए। उनका जवाब इन सबको पता था, इसलिए यहाँ कोई बेकरार नहीं था। परी कहाँ गई? वो कमरे में दाखिल हुआ तो बेशकन बिस्तर देखकर चौंका। नजरें पहले वॉशरूम के दरवाजे की तरफ उठी, मगर वो खुला था। फिर टेरिस के दरवाजे की तरफ उठी, वो बंद था। उसे एकदम से वहशत हुई। ये तो 1 साल 4 माह में पहली बार हुआ था, वरना वो हमेशा बेड पर मौजूद होती। आज कमरा बेहद खाली सा महसूस हुआ। वो बाहर निकल आया। बाकी सब कमरों की लाइट्स ऑफ थीं, मतलब सब सो रहे थे। वो तेज़ी से बाहर निकला। गार्ड अपने केबिन में था। आज पारस कहीं गई थी? नहीं साहब, वो तो कहीं नहीं गई। गार्ड ने चौंक कर उसे देखा। वो लब भींचता हुआ वापस आया। जब वो वापस अंदर आया तब मम्मा लाउंज में थी। उसे देखकर एकदम चौंकी। परी की बहुत तबीयत खराब हो रही है, वो मेरे कमरे में है। क्या हुआ? उसने उनके कमरे की तरफ नज़र डाली। पता नहीं, आज कशमाला के घर वाले आए थे। हम सब बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक फ़ोन बेल बजी। परी पास खड़ी थी। उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन सुनते ही उसकी हालत बदल रही थी। वो मैंने एक नज़र में भांप ली। फ़ोन रखकर फ़ौरन खड़ी हो गई कि अपने कमरे में हूँ। फिर हम सब कशमाला की फैमिली से बातों में मसरूफ़ हो गए। 2 घंटे बाद वो लोग गए तो मैं इसे देखने गई, मगर वो नीचे कारपेट पर बेहोश पड़ी हुई थी। मम्मा अजहद परेशान थी और उसके लब भिंच गए। डॉक्टर ने कहा कि खौफ की वजह से बेहोश हो गई है। उसके कुछ दिमाग के टेस्ट भी करवाने के लिए कहा है। वो मम्मा के कमरे की तरफ आ गया। वो क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने नजरें तक नहीं उठाई। परी बेटा कुछ खा लो। मम्मा ने खाने की ट्रे उसके आगे रखी। नहीं मम्मा, मेरा दिल। लेकिन अजनान शाह पर नज़र पड़ते ही बाकी अल्फाज उसके मुंह में रह गए। वो तेज़ी से खुद पर से कंबल हटाते हुए उठी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो बड़ी बेकरारी से अजनान शाह की मुंतज़िर थी। आप आराम करें मम्मा, मैं खाना लगा दूंगा परी को। उसके कहते ही आप आराम करें मम्मा, मैं खाना खिला दूंगा परी को। उसके कहते ही परी ने तेज़ी से बेड पर रखी ट्रे उठाई। मम्मा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हों।
कहते हुए वो अजनान शाह के पीछे निकल गई। वो ट्रे किचन की मेज पर रखा ही थी। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा लॉक किया। आज कशमाला की फैमिली आई थी। वो बेजान कदमों से बेड किनारे पर टिक गई। तो आप इस बात का शोक मना रही थीं? उसने घूर कर उसे देखा। इस वक्त ही डॉक्टर नवीद का फ़ोन आ गया। वो मुझे इस घर की बहू बनने की मुबारकबाद दे रहा था। उसने रोना शुरू कर दिया। उसे कैसे पता कि तुम यहाँ हो? उसका चेहरा उसके बाजू के नीचे था। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। वो बेतहाशा रोती रही। मैं मर क्यों नहीं जाती? इतनी परेशानियों का सबब हूँ, आपके पूरे घर की परेशानियों का सबब हूँ। जी चाहने लगा है कि खुदकुशी कर लूँ। पता नहीं क्यों जितना चाहती हूँ कि कोई मेरी वजह से परेशान ना हो, उतना ही सबकी परेशानी का बायस हूँ। कशमाला की मम्मा ने कहा है कि वो लोग हाँ तो कर रहे हैं, मगर उनकी एक शर्त है कि कशमाला को अलग घर में रखा जाए, जहाँ उसे मेरी शक्ल ना देखनी पड़े। और यहाँ मम्मा तो आपको छुपाना चाहती हैं, आपको अपने सामने देखना चाहती हैं। वो कशमाला की फैमिली की इस डिमांड पर बेहद परेशान हो गई हैं, और मैं इनसे कैसे कहूँ कि वो कशमाला को यहाँ अपने पास रख लें? मैं किसी और घर में रह लूँगी। डॉक्टर ने मम्मा से पूछा, आज के अलावा कभी मैं ऐसी हालत में बेहोश हुई हूँ? वलीद को याद आ गया। मैं पापा के अस्पताल वाले दिन बिल्कुल इसी तरह बेहोश हुई थी। डॉक्टर को लगता है इस खौफ से मेरा दिमाग मुतासिर हो रहा है। इनमें से किसी को पता ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। वो बोले जा रही थी इतना हल्का, इतना धीमे कि अजनान शाह को सुनने में अपनी पूरी समात को का जोर देना पड़ रहा था। वलीद को लगता है ये खौफ आपकी शादी के बाद आपकी दूरी का है। शायद उसे ठीक लगता है, क्योंकि अभी तो मेरे दिल को करार रहता है कि अगर वो अफरीद दोबारा मेरे करीब आया तो आप हैं, मुझे बचा लेंगे। फिर आप नहीं होंगे तो क्या होगा? मेरा दिल रुक रुक कर धड़कता है। पता नहीं ये धड़कना बंद क्यों नहीं कर देता। मैं मर क्यों नहीं जाती? इतने लोगों की परेशानी का बायस हूँ। वो गठड़ी बनी बेड के किनारे पर रोए जा रही थी। अजनान शाह बस खामोशी से उसे देखता रहा। अब उसे डॉक्टर नवीद के साथ क्या करना था ये वो जानता था। फिर बहुत देर रोने के बाद वो उठी। उसका अपना कौन था जो उसे चुप करवाता या उसके आंसू पहुँचता? उसे अपने लिए हौसला भी खुद ही लेना था, और जीने के लिए हिम्मत भी खुद ही जमा करनी थी। आपने हमेशा मुझ पर एहसान किए हैं, बस एक एहसान और कर दें। मुझे दुनिया के किसी ऐसे कोने में भेज दें जहाँ वो अफरीद ना हो, जहाँ डॉक्टर नवीद की परछाई ना हो। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। आगे से उसे कुछ बोला ना गया। वो बेड क्राउन से टेक लगाए उसे देखे जा रहा था। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर नवीद नामी अफरीद मेडिकल कॉलेज से उसके पीछे पड़ा था। अगर ज़िया उसकी दोस्त ना होती तो वो पहले साल ही मेडिकल कॉलेज छोड़ देती। ज़िया हॉस्टल में उसकी रूममेट थी, और वो और नानो एक गांव में रहते थे। नानो ने ही माँ बाप के बाद उसे पाल पोस कर बड़ा किया। गांव में इनका एक छोटा सा घर था, लेकिन गांव की बेहद सादा जिंदगी में इन्हें कभी पैसे का मसला ना हुआ। एक छोटी सी ज़मीन थी जिसकी महदूद आमदनी से इनकी महदूद ज़िंदगी के मसाइल अच्छी तरह संभल जाते थे। फिर अपनी और नानों की ख्वाहिश पर उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। डॉक्टर नवीद उससे एक साल सीनियर था, एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा जिसे अपनी दौलत पर बड़ा घमंड था। मेडिकल के चौथे साल नानों की तबीयत ख़राब हो गई। वो पहले तो उनके पास गाँव आ गई। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो वो इन्हें शहर ले आई। नानों की जो भी जमा पूंजी थी वो खर्च होने लगी। कॉलेज में जाने के बाद डॉक्टर नवीद से उसकी मुलाकात हुई, फिर नानों की वजह से हुई। वो बहुत हेल्प करने लगा। उसने कितनी हेल्प की ये उसे नानों के इंतकाल के बाद पता चला, जब वो नानों की बीमारी पर उनके ऊपर लगाए जाने वाले अपने रुपयों का हिसाब लेने आ गया। वो 2 लाख रुपए उसके होश उड़ा गए। वो कहाँ से देती? उसकी मिन्नत समाजत की फिर इस हैवानुमा इंसान पर असर न कर रही थी। उसने अपने गांव की ज़मीन बेच दी, मगर उसकी रकम पूरी न हुई। वो मदद के लिए ज़िया के पास आई, जो नानो की 1 साल बीमारी के दौरान हाउस जॉब करके डॉक्टर बन चुकी थी। ज़िया, वो मुझे शादी की पेशकश कर रहा है, उसने बेबसी से कहा। वो पहले से शादीशुदा है। ज़िया ने मुठ्ठियाँ भींची। मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई ज़िया, मगर वो जुआरी शख्स 2 लाख के बदले मुझे बेच चुका है। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ। ओह मेरे खुदा! ज़िया ने अपना सर पकड़ा। वो मेज़ पर सर रखकर बुरी तरह रोती रही। ज़िया की नाइट ड्यूटी थी, वो वहीं उसके साथ रही थी। रात 2:30 केबिन का दरवाज़ा बजा तो वो दोनों ही खौफजदा हो गईं। कौन? ज़िया खौफ पर काबू पाते हुए बोली, डॉक्टर ज़िया। बाहर से शनासा आवाज़ आई तो ज़िया की जान में जान आई। उसने तेज़ी से उठकर केबिन का दरवाज़ा खोला। अजनान शाह, प्लीज़ कम हेयर। वो मुस्कुराकर अंदर आया। खैरियत है अजनान शाह? कैसे आना हुआ? फिर टूट फूट का शिकार हो गए हैं, ज़िया ने छेड़ा। हाँ, तुम्हें तो पता है डॉक्टर मुझे पुलिस केस कह देता है। वो कहते हुए अंदर आया और अपनी मखसूस कुर्सी की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ पहले से किसी को मौजूद पाकर ठटक कर रुका। ये मेरी फ्रेंड है पारस। ज़िया फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। ओह, उसका हाथ ज़ख्मी था। ज़िया बैंडेज करने लगी। थैंक्स डॉक्टर, कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक कहना। बैंडेज मुकम्मल हो गई तो वो खड़े होते हुए बोला। डॉक्टर ज़िया मुस्कुरा दी। वो दरवाजे तक गया था कि ज़िया को कुछ क्लिक हुआ। अजनान शाह,
مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ رکا، پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ خوش نصیبی وہ واپس آ کر بیٹھا۔ عدنان شاہ، مجھے 2 لاکھ روپے قرض دے سکتے ہیں؟ وہ حیران رہ گیا کیونکہ ڈاکٹر ضیاء کو وہ اس قدر نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی رقم کا لین دین کیا جا سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے محض چند بار ہی ملے ہیں اور اتنی بڑی رقم مانگ رہی ہوں میں آپ سے، لیکن آپ کے علاوہ میں کسی ایسے شخص کو ایک پل کے لیے بھی نہیں جانتی جسے اتنی بڑی رقم مانگ سکوں اور وہ مجھے بغیر اپنے کسی مفاد کے دے دے۔ اصل میں یہ میری دوست ہے پارس۔ اس کے بعد وہ پارس کے متعلق سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ اس وقت میرے پاس چیک ہے، تم چاہو تو کیش کروا لو، وہ بولا، اور پارس جو ضیاء کے اپنی ہی کہانی سنانے پر بھی لا تعلق بیٹھی تھی، بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگی، جس نے ایک بار بھی اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ نہیں عدنان شاہ، چیک نہیں، ہمیں کیش ہی چاہیے، اور ساتھ ہی تم سے ایک فیور بھی۔ فیور؟ کیا؟ وہ چونکا۔ اصل میں اس شہر میں خود ہاسٹل میں رہتی ہوں، اگر تم کسی گھر کا انتظام کر دو تو مہربانی ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر نوید اسے سب سے پہلے میرے پاس ہی ڈھونڈنے آئے گا اور مجھ پر ہی نظر رکھے گا۔ اسے اپنی کہی بات کا مکمل یقین تھا۔ اوکے، اس نے ہاں میں بھر لی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں جلد ہی آپ کی رقم لوٹا دوں گی۔ ضیاء اور عدنان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جو بے تحاشا روتے ہوئے اس کا مسلسل شکریہ ادا کر رہی تھی۔ آپ کو اندازہ نہیں آپ مجھے کتنے بڑے غنڈے سے بچا رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ عدنان شاہ نے ضیاء کو دیکھا، وہ بھی مشکور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ باہر نکل آیا۔ صبح اس نے خود ہی ضیاء کو وہ رقم پہنچا دی تھی، اور پھر شام کو اس نے ضیاء کو گھر کے متعلق بتانے کے لیے فون کیا۔ عدنان شاہ، آج تو نہیں آ سکوں گی، پارس کو نروس اٹیک ہوا ہے، وہ ڈاکٹر نوید سے بہت ڈر گئی ہے، اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ ضیاء افسردہ تھی۔ اوہ، مگر رقم تو دے دی تم نے؟ پھر وہ حیران ہوا، وہ بے وقوف لڑکی اس سے بہت ڈر گئی ہے، اندازہ تو آپ کو بھی ہو گیا ہوگا اس کے اس طرح نروس اٹیک ہونے سے۔ میں اسے ایک اکیلے گھر میں نہیں چھوڑنا چاہتی، یہ اسے بنا موت مار دینا ہوگا۔ میں نے اپنے ایک رشتہ دار سے بات کی ہے، وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے پر تیار ہے، لوگوں کے بیچ میں ہی وہ نارمل رہ پائے گی۔ ضیاء پلان ترتیب دیے بیٹھی تھی، اس کے اپنے رشتہ دار، اگر اس کا کوئی ہوتا تو یقیناً وہ اتنے بڑے مسئلے میں نہ گھرتی، ضیاء نے افسردگی سے کہا۔ اس کے بعد عدنان شاہ نے کال ڈراپ کر دی۔ دوسرے دن صبح اسے ہوش آیا تھا، شام تک وہ قدرے بہتر تھی، تبھی ضیاء اسے اپنے رشتہ دار کے متعلق بتانے لگی کہ وہ اسے ملنے آنے والے تھے۔ وہ چپ چاپ ضیاء کو سن رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور عدنان شاہ کو دیکھ کر ضیاء چونک گئی۔ کیسی طبیعت ہے؟ بہتر ہے، میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا، یوں سمجھو کہ ایک ڈیل کرنے آیا ہوں۔ اس کے یوں کہنے پر وہ دونوں چونک گئی تھیں۔ اپنی دوست سے پوچھو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی؟ اس نے بنا کسی تمہید کے یوں کہنے پر ان دونوں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دونوں کے حیرت سے بگڑے چہرے دیکھ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھ سے شادی کر کے تمہاری دوست کو یقیناً فائدہ ہوگا، ایک ڈاکٹر نوید سے جان چھوٹ جائے گی، جو صحیح ہے کہ وہ جو رشتوں کو ترسی ہوئی ہے تو میرے گھر میں اسے ہر رشتہ میسر آئے گا۔ وہ ضیاء کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کرنے میں آپ کا کیا فائدہ؟ ضیاء کی نظریں اسے جانچنے لگیں۔ میں فیملی کی پابندیوں سے سخت الرجک ہوں، لیکن میری موم کو میرے لیے ایک عدد بیوی چاہیے جو میں افورڈ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی میرے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میں تمہارے دوست سے شادی کر لوں گا تو انہیں گھر اور رشتہ دار مل جائیں گے، میری موم کو ایک بہو مل جائے گی اور مجھے مکمل آزادی، وہ اطمینان سے بولا، اور ضیاء کا منہ حیرت سے کھل گیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ عدنان شاہ، بے شک آپ نے بہت بڑی پرابلم میں ہماری مدد کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس لڑکی سے جینے کا حق چھین لوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آفر آپ کر رہے ہیں وہ ایک قید خانہ ہے۔ بلا شبہ آپ کے گھر والے بہت اچھے ہوں گے، مگر ساری زندگی اس طرح نہیں گزاری جا سکتی۔ آئی ایم سوری عدنان شاہ، ایک بے بس بے سہارا لڑکی سے اتنا بڑا فائدہ نہ اٹھائیں، اور اپنی رقم کی طرف سے بے فکر رہیں، ہم لوگ جلد ہی آپ کو لوٹا دیں گے۔ ضیاء کو اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ آپ ناراض مت ہوں ڈاکٹر، میں نے تو بس ایک آئیڈیا پیش کیا تھا، اگر پسند نہیں آیا تو اٹس اوکے۔ میرا خیال تھا کہ میں اور وہ دونوں ہی مسئلوں میں گھرے ہیں تو دونوں ہی ایک دوسرے کو اچھے مددگار بن پائیں گے۔ وہ مسکرایا، اور آپ کو رقم کے متعلق کوئی فکر پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ وہ کہہ کر پلٹنے لگا۔ میں تیار ہوں کی آواز پر وہ رکا اور ضیاء چونکی، پھر ضیاء تڑپ کر اس کے نزدیک آئی۔ تم اپنے آج کے لیے اپنے کل کو خراب نہیں کر سکتی، ساری عمر تم اس طرح کیسے گزار سکتی ہو؟ سہاگن ہو کر بھی تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ ضیاء کو عدنان شاہ کی موجودگی کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح وہ کھل کر پارس سے بات کرے۔ میں آج محفوظ نہ رہ سکی تو میرے لیے کل بیکار ہے۔ ضیاء، تم سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بے بسی سے بولی۔ پلیز ایک منٹ، پہلے آپ دونوں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نکاح ہم صرف پیپر میرج کی طرح کریں گے، بعد میں جب پارس اور میری پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہمیں اپنی پسند کے لائف پارٹنر مل جائیں گے، ہم اس فرضی نکاح کا ڈرامہ ختم کر دیں گے۔
میں تمہاری دوست کو تاحیات پابند نہیں کر رہا، صرف ہیلپ کر رہا ہوں۔ ضیاء نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو شادی کو بزنس ڈیل کی طرح کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا نکاح ہوا۔ ضیاء کی ناپسندگی کے باوجود وہ اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کے گھر والے اتنے اچھے ہوں گے اس کا اسے اندازہ نہ تھا۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ مما، پاپا، ولی، توبہ اور چچی سب کے سب حیرت سے منہ کھل چکے تھے۔ اطمینان اگر کسی کے چہرے پر تھا تو وہ مسٹر اینڈ مسز عدنان شاہ تھے۔ آئی ایم سوری مما، یہ میری غلطی ہے، میں ہی آپ کو بتا نہیں پائی، لیکن اب شاید ایک اچھا موقع ہے، میں اسے گنوانا نہیں چاہتی۔ وہ شرمندہ تھی۔ عدنان شاہ نے اس پر ایک اور احسان کر دیا تھا، اسے آسٹریلیا بھیج رہا تھا۔ اس نے صرف ہاؤس جاب نہیں کی، ڈگری تو اس کے پاس A1 گریڈ کی تھی۔ مما وغیرہ کو آج پتہ چل رہا تھا کہ وہ MBBS ہے، اور پھر بہت ساری نصیحتوں اور دعاؤں کے ساتھ مما اور فیملی نے رخصت کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ آسٹریلیا تک آیا تھا۔ عدنان شاہ تھینک یو ویری مچ۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، جبکہ وہ اسے مصنوعی جھنجھلاہٹ سے دیکھنے لگا۔ بیسٹ آف لک۔ وہ مسکرایا۔ اب تم یہاں اپنی لائف میں بہت آگے جانا، پھر ہم ملیں تو ایسی روتی صورت نہ ملیں، اوکے؟ اس نے کہا تو وہ آنسو صاف کرتی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرانے لگی۔ وہ چلا گیا اور اس کے لیے ایک نئی زندگی کا در واہ کر گیا۔ وہاں بہت سے پاکستانی گھر تھے، اس کا کافی میل جول ہو گیا۔ وہ اس گھر میں تنہا رہتی تھی اور رات میں اسے ڈر لگتا تھا۔ تبھی اس نے اپنی یونیورسٹی میں بات کی اور کئی لڑکیاں رینٹ پر اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہو گئی تھیں۔ سدرا، وہ بوڑھی عورت کس پر غصہ ہو رہی ہے؟ اپنے لیپ ٹاپ پر مکمل طور پر گم۔ سدرا نے چونک کر ندا کو دیکھا۔ میں کیا اس بوڑھی عورت کی سیکرٹری ہوں جو مجھے بتائے گی؟ سدرا نے منہ بنایا۔ سدرا، وہ تم پر غصہ ہو رہی ہے۔ ندا نے اسے جھنجھلاہٹ سے دیکھا۔ تم نے پھر ان سے بدتمیزی کی۔ ماہین نے اسے گھورا۔ میرے خدا، کتنی اچھی زندگی گزر رہی تھی، پتہ نہیں یہ بوڑھی عورت کہاں سے ٹپک پڑی۔ ان کے فلیٹ کے بالکل سامنے ایک بوڑھی عورت آئی تھی۔ انہیں آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور ان کی سدرا سے ہونے والی یہ تیسری لڑائی تھی، کیونکہ سدرا ان چاروں میں سچ مچ انگریز تھی، جبکہ ندا امریکن ہونے کے باوجود کپڑوں کی حد میں رہتی تھی۔ لیکن سدرا کے کپڑے آستینوں کے تو بغیر ہوتے تھے، شاید اسے آستینوں کے متعلق پتہ ہی نہیں تھا۔ ارے کتنے دن سے میں فارغ نہیں ہوئی، ان خاتون سے ملاقات کرنی تھی نا مجھے بھی۔ وہ اتنی دیر میں کافی بنا چکی تھی۔ ان کے سائے سے بھی دور رہو، ان کا بس نہیں چلتا۔ اس آسٹریلیا کو پاکستان بنا دیں، ہر لڑکی کو برقع پہنا دیں اور ہر جگہ کو مسجد بنا دیں۔ سدرا بولتی جا رہی تھی اور ماہین اسے گھورتی۔ وہ اپنا کافی کا مگ خالی کر کے دھو کے شیلف میں رکھتے ہوئے مسکرا کر سدرا کو سنتی رہی۔ اب تو میرا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا ہے۔ اس کے کہنے پر سدرا نے منہ بنا لیا۔ ایسا کرو بریانی لے جاؤ۔ ماہین پاکستان سے آئی تھی، وہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ جاب بھی کرتی تھی، اور وہ بھی اس سال اپنا ہاؤس جاب کمپلیٹ کر کے ہسپتال جوائن کر چکی تھی، سو وہ اس وجہ سے کم گھر پر نظر آتی تھی۔ جبکہ سدرا اور لیزا یونیورسٹی کے بعد گھومنے پھرنے کی رسیاں تھیں، رات دیر تک گھر سے باہر رہنا ان کی ہابی تھی، سو وہ چاروں کم ہی گھر پر ہوتی تھیں۔ اس کے باوجود سامنے والی خاتون کو سدرا دیکھ کر کھٹک گئی تھی۔ وہ بریانی لے کر ان کے گھر آ گئی۔ تم پارس ہو نا؟ اس کے بیل بجانے سے قبل دروازہ کھلا اور وہ اسے دیکھ کر چونکی۔ ارے آپ نے کیسے پہچانا؟ وہ بھی حیران ہوئی۔ ماہین نے بتایا تھا، وہ اسے راستہ دیتے ہوئے بولی۔ یہ آج ماہین نے بریانی پکائی ہے، وہ اچھی لڑکی ہے۔ وہ مسکرائیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں۔ اوہ نہیں، میں ابھی پی کر آئی ہوں، بس آپ بیٹھے، ہم باتیں کریں گے۔ وہ بریانی کی پلیٹ سامنے میز پر رکھ کر فریج سے اس کے لیے جوس کا پیکٹ لے آئیں۔ اس کے منع کرنے پر بھی انہوں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ کے ساتھ اور کون رہتا ہے؟ میری اولاد نہیں ہے، بیوہ عورت ہوں، ایک بھتیجا ہے، اسی نے فلیٹ خرید کر مجھے دیا ہے۔ ان کے اکیلے پن پر اسے افسردگی نے گھیرا۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ اس کے گزرتے دنوں میں ان سے بات بننے لگی اور انہیں اس سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے پری، تمہارے روپ میں خدا نے مجھے بیٹی دے دی ہے، اور وہ بھی اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ ماہین کو اچھا لگا، لیزا کو کچھ فرق بھی نہ پڑا، اور سدرا اپنے جلاپے کا کھلے عام اظہار کرتی۔ ان بوڑھی عورت کے ساتھ رہ کر تم بھی ان جیسی بوڑھی ہو گئی ہو، سدرا نے غصے سے کہا۔ تو لیزا اور ماہین مسکرا رہی تھیں، کیونکہ اس نے سدرا کو کھڑے کھڑے پانی کی بوتل منہ سے لگانے پر ٹوک دیا تھا۔ وہ بھی مسکرانے لگی۔ 2 سال ہو چکے تھے اسے آسٹریلیا میں، لیکن جتنی خوش وہ ان 2 ماہ میں رہنے لگی تھی، ایسی خوشی اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مہکتے گلابوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ میل آن کر کے وہ مسکرا دی۔ سورج آپ کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے چادر سے چہرہ جو باہر نکالا، اس سے پہلے تارے چھپ گئے اور چاند شرمایا ہے۔ اف، وہ بے اختیار ہنسی، پھر اس کے ہاتھ تیزی سے ٹائپ کرنے لگے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ وقت آپ کو اپنے ساتھ بھی بتانا چاہیے؟ 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک اس کی 25 میل تھیں۔ میں تمہارے ساتھ رہوں یا اپنے ساتھ، بات ایک ہے۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے آئینہ دیکھ رہا ہوں، تم سے بات کرتا ہوں تو لگتا ہے میں خود سے مخاطب ہوں۔ تم اتنی جلدی اتنے کم وقت میں کیوں کر میرے اندر اتر گئیں؟
मुझे खबर नहीं है, सो तुम क्यों और क्या जैसा कोई सवाल मत करना। तुमसे मोहब्बत कोई वजह नहीं है मेरे पास। फौरन ही दूसरी तरफ से जवाब आया। उसका सर फखर से बुलंद हुआ था, और ये सर उसी वक्त बुलंद होता है जब कोई आपको सच्चे दिल से चाहता हो और उसकी सच्चाई का दिल यकीन भी करता हो, और ऐसा कोई मुश्किल से मिलता है, बल्कि बास लोगों को तो मिलता ही नहीं है। वो इस हाथ को फौरन थाम लेना चाहती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट थी, और वो रुकावट थी जॉन अल्बर्ट। वो एक गैर मुस्लिम था और पारस की ज़िंदगी में खुशी, हंसी, प्यार सब ला चुका था। 6 माह कबल जब उसकी पहली मेल पारस ने पढ़ी, उसने उसकी फ्रेंडशिप को मुस्बत जवाब दिया। तब यकीनन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स उसके लिए इतनी अहमियत अख्तियार कर जाएगा। शुरू के 4 माह तक वो सिर्फ उसके लिए सवालात का एक बॉक्स था, जो हर वक्त उससे दीन के मुतल्लिक ही बातें करता रहता था। 2 माह पहले बहुत अचानक बातों के दरमियान उसने पूछा, पारस, मुझसे शादी करोगी? वो पुरसोच निगाहों से कई लम्हे मेल को देखती रही। मैं किसी जॉन अल्बर्ट से शादी नहीं कर सकती। हाँ, किसी हाशिर, मुजाहिर, आशिर के मुतल्लिक सोच सकती हूँ। ये सब कौन है? वो हैरान हुआ। ये हमारे मुसलमान लड़कों के नाम होते हैं। वो मुस्कुराई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए अपना दीन छोड़ सकता हूँ? वो उसकी बात पर गोया महफूज हुआ था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे तो खुशी होगी, तुम अल्लाह के लिए अल्लाह के दीन में आ जाओ। और उसने काफ़ी देर तक जवाब नहीं दिया। तुम्हें ज़्यादा कौन सा नाम पसंद है? दूसरे दिन सुबह पहली मेल थी, और उसने खुशी से निहाल होते हुए हाशिर लिखा, और अगले 2 माह उसकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। कोई आपको बेपनाह चाहता हो, यह एहसास ही खुशकुन था। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ कब से है? सिद्रा की कम इल्मी। उफ उफ, अगले हफ्ते से, माहीन ने उसे घूरा। उसने मोबाइल पटक दिया और मुंह बनाकर ऊँधे सोफे पर गिरने के अंदाज में लेटी। क्या हुआ? लिजा ने उसकी परेशानी को हैरत से देखा। इसे कौन सा रोज़े रखने थे जो वो इतना परेशान थी? मम्मा ने ऑर्डर दिया है, रमज़ान में उनके पास आ जाओ। हाँ यार, मैं भी सोच रही हूँ इस रमज़ान पाकिस्तान जाने के लिए। माहीन भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए बेकरार थी। ओह नो, क्या होता है घर में? पाबंदी, पाबंदी और सिर्फ पाबंदी। सिद्रा कि घर से इतनी बेजारियत उसे एकदम 2 साल पीछे ले गई। क्या मिलता है घर में? जब ये जुमला उसने असनान शाह के लबों से सुना था, तो उसे लगा कि वो वाहिद इंसान है जो घर से बेजार है। मगर नहीं, उस जैसे लोग इस दुनिया में बहुत थे। सिद्रा भी उस जैसी ही थी। पहले रोजे से 2 दिन पहले वो दोनों चली गईं। ईद पर मुझसे क्या गिफ्ट लोगी? पहली सहरी की पहली मेल। तुम्हारी दीद मेरी ईद का सबसे बड़ा गिफ्ट है। वो मुस्कुरा दी, लेकिन उसके बाद तो दूसरी तरफ ऐसी खामोशी छाई कि 29 रोजे गुजर गए। उसे परेशान होना था, लेकिन वो नहीं हुई। उसे मेल्स पर मेल्स करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि वो शख्स उसका है। कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो उससे दूर जाना ही नहीं चाहता। अगर वो उसका नहीं होता तो कभी भी उसकी ज़िंदगी में नहीं आता। वो उसे चाहे जितनी बेनियाजी बरत ले, जितना भी उसकी तरफ से बेपरवाह हो जाए, वो उसका ही रहेगा। इससे साई की तरह जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करता था। बेहद प्यार, और उसके प्यार का वो बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकती थी। ये सूट मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर पर पाकिस्तान से बनवाया है। चांद रात को वो सानिया आंटी के घर आई तो उन्होंने वाइट गरारा सूट और उसके सामने फैला दिया। मैंने इस तरह के सूट कभी नहीं पहने। वो मुस्कुरा दी। वाह, शानदार, ये बहुत खूबसूरत है। लिजा की भी पल भर में निगाहें खीरान हुई। वो सचमुच एक बहुत खूबसूरत और निगाहें चौंध कर देने वाला सूट था, लेकिन मेरी बेटी के लिए मैंने बनवाया है, सो वो इनकार नहीं कर सकती। उन्होंने प्यार से कहा। वो मान गई, और सुबह ही नमाज पढ़कर वो तैयार हो गई। साथ ही उसने लिजा को भी तैयार कर लिया। सारी ईद की शॉपिंग भी उसने पहले ही कर ली थी। वो पिछले साल ईद पर इतनी खुश नहीं थी, उसने कोई तैयारी तक नहीं की थी पिछले साल, लेकिन इस बार चूंकि दिल में मौसम बहार था, सो ईद भी अच्छी लग रही थी। नमाज के बाद वो लिजा को लेकर नीचे कम्युनिटी हॉल में आ गई। वहाँ बहुत सी पाकिस्तान फैमिलीज जमा थीं। इन सब ने खूब हल्ला गुल्ला किया। उसने सारा दिन बच्चों के साथ मिलकर खूब इंजॉय किया। बच्चों को जब उसने पकड़म पकड़ाई और पिट्ठू गरम जैसे खेल सिखाए, तो बच्चों के साथ बड़ों ने भी मज़ा लिया। मगरिब की नमाज भी उसने नीचे ही अदा की, और फिर ऊपर आकर खाना खाया और इशा की नमाज अदा की। आज मैंने बहुत इंजॉय किया। लिजा, कॉफ़ी बना लूँ? तुम तो डॉक्टर के बजाय जोकर लग रही हो। वो मसनूई झंझलाहट से देखती मुस्कुरा दी। फिर वो उठी और चेहरे पर हल्का सा बेस लगाकर आई। लाइनर और मेकअप में लिपस्टिक लगाई तो लिजा चौंक गई। तुम कहाँ जा रही हो? कोई लेने आएगा तो जाऊंगी ना। वो मुस्कुराई। तुम्हें कौन लेने आ रहा है? लिजा पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह चौंक गई। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, दरवाजे पर बेल हुई तो लिजा उसे देखती हुई बाहर निकल गई, और उसने कैचर निकालकर तेज़ी से बालों में ब्रश फेरना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि दरवाजे पर कौन है। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। परी, तुम्हारे मरीज आए हैं, कह रहे हैं दांतों में दर्द है, कोई पेन किलर मिलेगा? लिजा की आवाज़ पर वो चौंकी। ये कौन आ गया इस वक्त?
वो बालों में कैंचा लगाए बिना ही तेजी से बाहर निकली और अगले ही पल वो सुन सी खड़ी रह गई। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। उसके कदम लड़खड़ाए थे इससे पहले कि कहीं वो गिर ही पड़ती। आने वाले ने तेजी से उसे संभाला। ओके लीजा, सुबह मिलते हैं। वो उसका हाथ कलाई से थामे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। ओके, बेस्ट ऑफ लक। लीजा की मुस्कुराहट कह रही थी कि वो उसे पहले से जानती थी। उसने सामने बढ़कर सानिया आंटी के फ्लैट का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। फ्लैट किसी दुल्हन की मानित सजा हुआ था। वो इतनी शॉक थी कि उसके सोचने समझने की सलाहियत गुम हो गई थी। आप वो उसे सोफे पर बिठाकर जग से ग्लास में पानी लेकर उस पर गिराना ही चाहता था कि वो चीख कर बोली, ओह थैंक्स, तुम्हें होश आ गया, वरना मैं पानी फेंकने वाला था तुम पर। उसने गिलास रखा। आप यहाँ कैसे? और बाकी सब कहाँ हैं? मम्मा, पापा, वलीद, तूबा और चची, सब लोग आए हैं आपके साथ? उसने इधर उधर देखते हुए नज़रों से सबको तलाशा। नहीं, मैं अकेला आया हूँ। वो उसके बराबर में गिरने के अंदाज में बैठते हुए सोफे की पोस्ट से सर टिका गया। कशमाला कहाँ है? वो भी आई है आपके साथ? उसके लहजे में कशमाला के लिए भी उतनी खुशी और प्यार था जैसा मम्मा और पापा और वलीद का पूछते वक्त था। वो सीधा होकर उसका चेहरा देखने लगा। मैं अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड को मुल्क से बाहर नहीं ले जाता। कशमाला के लिए गर्लफ्रेंड के अल्फाज उसे चौंका गए। जानती हो क्यों? क्योंकि बाहर जाकर मैं नई गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। इस बात पर उसके गाल तिमतिमा उठे। तो क्या वो उसे यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था? जबकि वो उसके सुर्ख पड़ते चेहरे और झलकती नागवारी को संजीदगी से देखने लगा। मैं अपनी एक गर्लफ्रेंड के किस्से दूसरी को नहीं सुनाता। वो उसके ख्यालात को पढ़ रहा था। जैसे मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स से भी इस मुतल्लिक बात नहीं करता। वो उलझी फिर उससे क्यों कर रहा था? वो ना तो उसकी फ्रेंड थी, ना फैमिली मेम्बर, और ना ही गर्लफ्रेंड। आपने अब तक शादी नहीं की कशमाला से? वो हैरान हुई। नहीं, वो बेपरवाही से बोला। मगर क्यों? उसे अछेंबा हुआ। उसकी नाक अच्छी नहीं थी। सारी बेनियाजी बेपरवाही को पसे पोस डालकर वो बेबसी से बोला। तो पारस की आंखें फैल गईं। नाक अच्छी नहीं थी? वो बुड़बड़ाई। हाँ, तुम्हारे जैसी अच्छी नहीं थी। वो जो हैरत की ज्यादती से उसके करीब झुक सी गई थी, उछलकर पीछे हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वजह उसकी नाक होगी। मुझे सोने नहीं दिया, मुझे खाने पीने नहीं दिया, मुझे हर लम्हा परेशान रखा, मुझे कशमाला का होने नहीं दिया। और इन सब में जानती हो कसूरवार कौन है? कौन? वो बिल्कुल गुमसुम हुई। तुम्हारी ये नाक और इसमें चमकती ये लौंग। उसने उसके आगे अपनी हथेली फैलाई जिसमें वही लौंग थी जो मम्मा ने उसे पहनाई थी। तुमने कहा था ना परी कि अपनों को महसूस किया करें। मैंने इन्हें महसूस किया, मगर तब जब बताने वाली ना रही। वलीद से हार जाने की खुशी, मम्मा के साथ मिलकर ढेरों बातें करते हुए, इनके चेहरे की चमक, पापा के सर में मसाज करके, चची के साथ ढेर सारी शॉपिंग करके। और पता है, जैसे तुम मेरे बजाय वलीद की साइड लेती थी, ऐसे जब मैं वलीद के बजाय तुबा को की बेजार साइड लेता तो वलीद जलकर कहता, परी को आने दो, फिर हम पार्टनर मुकम्मल होकर आपकी ऐसी दुर्गत बनाएंगे। मैंने इन सब की खुशियों को महसूस किया। मैंने वही ज़िंदगी गुजारी परी जो तुम चाहती थी। वो सरशार सा बोले जा रहा था और वो संजीदा सी उसे देखे जा रही थी। तुम हैरान हो ना? वो मुस्कुराया। वो जानता था कि वो उसकी अचानक आंख पर शौक है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना परी? मुझे तुमसे मोहब्बत का सबसे पहले एहसास हुआ था। इस एहसास ने बाकी सब का एहसास करवा दिया। वो मुस्कुराया, लेकिन वो इस तरह संजीदगी से उसे देखती रही। क्या हुआ परी? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो उसकी संजीदगी से उलझने लगा। वो उठ खड़ी हुई। आपने वो ज़िंदगी गुजारी जो मैं चाहती थी। वो गैलरी की तरफ आ गई। उसे लाउंज में एक अजीब सी घुटन हुई थी। तो मैंने भी वही ज़िंदगी गुजारी जो हमारी डील हुई थी। वो उसके पीछे आ खड़ा हुआ, उसकी बात पर चौंका और डील याद आने पर उसके लब भींच गए। मैंने आज सुबह सारी फैमिली को सारी सच्चाई बता दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपने जो मुझ पर एहसान किया है बदले में आपको अपनी फैमिली की मुखालफत का सामना हो। इसलिए मैंने इन्हें मेल कर दी जिसमें सारी सच्चाई लिख दी है। और कल मैं आपसे बात करने वाली थी कि मुझे अब आज़ादी से जीना था। आपका कर्ज उतार दिया है इन 2 सालों में मेहनत करके, और रहा आपका एहसान तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। वो कहती जा रही थी और अजनान शाह की सरशारी खुशी संजीदगी में बदलती जा रही थी। कौन है वो जिसके लिए तुमने ये सब किया? जॉन अल्बर्ट। जवाब सुनकर उसकी संजीदगी तनाव में बदली, लेकिन अब वो हाशिर बन चुका है। वो बेहद खुश थी। कहाँ मिला तुम्हें? उसने दांतों पर दांत जमाए। परी का लहजा वही था जो कभी अजनान शाह का कशमाला के लिए होता था, मोहब्बत लिए, खुशी लिए। मगर अजनान शाह के अंदाज वो नहीं थे जो परी के लिए हुआ करते थे, यानी दोस्ताना मिजाज लिए। हम आज मिलने वाले थे। फिर वो उसे सब कुछ बताने लगी। इस तरह चैटिंग करने वाले पर तुम्हें इतना यकीन है? तुम्हें लगता है वो आएगा? वो हैरान हुआ। मुझे यकीन है कि वो आएगा। उसके एतबार के जितने भी अल्फाज वो बोल सकती थी बोल गई। और अगर वो नहीं आया तो क्या मतलब? वो क्यों नहीं आएगा? वो चौंकी। इस दुनिया में हर बात सच नहीं होती, और यूं इंटरनेट और मोबाइल के ज़रिए की जाने वाली दोस्तियाँ, मोहब्बतें तो बिल्कुल भी सच नहीं होती। वो उखड़े उखड़े लहजे में बोला,
میں آپ کی بات سے اختلاف تو نہیں کروں گی، مگر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مجھے البرٹ کے متعلق ایسا نہیں محسوس ہوا کہ وہ مجھے چیٹ کر رہا ہے۔ وہ پر یقین تھی۔ اوکے، اسے آنا تھا آج، پھر اب تک وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ واپس پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ بھی گہرا سانس لے کر واپس آ بیٹھی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اس نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا تو اس کے سوال کا جواب دینا عدنان شاہ نے کبھی ضروری نہ سمجھا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ثانیہ آنٹی کے دیے غرارے سوٹ میں وہ گویا خود بھی چمک رہی تھی۔ آپ ثانیہ آنٹی کو کیسے جانتے ہیں؟ اسے ایک دم یاد آیا کہ وہ ثانیہ آنٹی کے گھر میں ہے۔ وہ میری پھپھو ہیں۔ اس نے اسے دیکھا اور وہ اچھی لگ رہی تھی اور اس وقت لیزا کے پاس ہے۔ سگی پھپھو؟ تو پھر میں ان سے پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ حیران ہوئی۔ کتنا اشتیاق ہے تمہارے لہجے میں میرے رشتہ داروں کے لیے، وہ قدرے خفگی سے بولا۔ وہ چونکی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، کیا پتہ اسے مجھ سے بھی کوئی لگاؤ ہو۔ وہ جو اسے دیکھ رہی تھی اس کے اس طرح کہنے پر سٹ پٹا گئی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم میرے ساتھ غلط کر رہی ہو؟ تم مجھ پر اس شخص کو فوقیت دے رہی ہو جسے تم ٹھیک سے جانتی تک نہیں ہو، اس کا نام اور پتہ، اس کا کام، حتیٰ کہ اس کے چہرے سے بھی ناواقف ہو تم۔ اس کی برہمی برقرار تھی اور پارس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عدنان شاہ کو کیسے یقین دلائے کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا، کیونکہ جان البرٹ ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ 12 بجنے میں صرف 3 منٹ باقی تھے۔ اگر وہ آج رات نہیں آیا تو کیا کرو گی؟ وہ نہیں آئے گا، میں نے ایسا نہیں سوچا۔ پھر آگے کیا کرو گی یہ کیسے کہوں؟ تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس بے نیازی سے آفر کیا اور وہ چونکی، یہ جان کر بھی کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ تم نے بھی تو میری 100 گرل فرینڈز برداشت کی تھیں، میں تمہارا ایک بوائے فرینڈ سہوں گا۔ اس کے لہجے میں اس کی مخصوص بے پرواہی تھی، لیکن پارس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایکسکیوز می، آپ پر لٹو نہیں ہوں میں۔ تم نہیں ہو، مجھے معلوم ہے، تبھی تو آیا ہوں تمہارے پاس۔ مجھے تم جیسی لڑکی ہی چاہیے تھی، دنیا میں بھرمار ہے مجھ جیسی لڑکیوں کی۔ وہ چڑی، بات مت پکڑو، تم جیسی نہیں، تم ہی چاہیے ہو مجھے، وہ بچوں کے سے ضدی انداز میں بولا۔ اندر سے تو پارس کو بڑی ہنسی آئی، مگر بظاہر وہ اسے گھورتی رہی اور وہ اس کے قریب چلا آیا۔ اتنا پیار کروں گا پری تمہیں کہ تم اس جانور کو بالکل بھول جاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ بجا۔ تو لگتا ہے جان مطلب حاشر آ گیا۔ وہ چونکی۔ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ عدنان شاہ کو یقین تھا کہ وہ آ ہی نہیں سکتا۔ عدنان شاہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر ایک کیوٹ سا انگریز لڑکا کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ عدنان شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں پری کا دوست ہوں حاشر۔ ایک دم وہ تیزی سے دروازے پر آئی۔ لڑکا مسکرایا۔ یس، میں حیران تھی کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ وہ حیرت زدہ سی ہنسی۔ شٹ اپ، یہ کوئی حاشر واشر نہیں ہے۔ عدنان شاہ ایک دم چیخا تو وہ دونوں ہی چونک گئے۔ کون ہے تو اور کیوں یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ عدنان شاہ نے غصے سے اس کا گریبان پکڑا۔ پلیز عدنان شاہ، چھوڑیں اسے، آپ اوور ہو رہے ہیں۔ وہ چیخی۔ اس کے ہاتھ سے اس نے حاشر کا گریبان چھڑوایا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ جھنجھلائی۔ مجھے پتا ہے۔ وہ پر یقین تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا پتا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوئی، جبکہ حاشر نامی وہ شخص مطمئن تھا۔ یہ جان البرٹ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا۔ مگر آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہی جان البرٹ ہے، اس نے مجھے بتایا تھا امریکن ہے، اور دیکھیے یہ چہرے سے ہی امریکن لگتا ہے۔ اب وہ نہ حیران تھی نہ پریشان۔ عدنان شاہ نے نوٹ کیا، مگر وہ دونوں ہی عدنان شاہ کو پریشان کر کے حس اٹھا رہے تھے۔ میں نے کب بتایا امریکن ہونے کا؟ آپ کی بات کس نے کی؟ میں تو جان البرٹ کی بات، ارے وہ میں ہی تھا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر جھنجھلا کر بولا۔ اف، وہ اس کی بات کو جھنجھلا کر کاٹ گیا۔ مطلب آپ؟ وہ خود ہی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، میں ہی جان البرٹ بن کر تم سے باتیں کرتا رہا، بچوں سے ناراض لہجے میں کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے وہ رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ تھینکس اینتھونی۔ وہ مسکرا کر باہر کھڑے لڑکے کی طرف مڑی تو وہ چونکا۔ مطلب وہ لڑکا البرٹ نہیں تھا۔ اٹس اوکے فرینڈ کہتے ہوئے وہ عدنان شاہ کی طرف مڑا۔ میں لیزا کا بوائے فرینڈ ہوں۔ میں لیزا سے ہی ملنے آیا تھا کہ پارس کا میسج آیا کہ میں سامنے والا ڈور بجا کر کہوں کہ میں پارس کا دوست ہوں، اور آگے کیا تماشا ہوتا ہے میں مطمئن ہو کر دیکھتا رہوں۔ وہ مسکرایا تو عدنان شاہ نے پارس کو دیکھا جو جانے کب پلٹ کر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں پارس، مگر بتانا بعد میں، آخر یہ کیا ڈرامہ تھا؟ وہ پلٹا تو عدنان شاہ نے دروازہ بند کر دیا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے آپ کی آئی ڈی پتہ تھی، سو میں اکثر آپ کو چیک کرتی تھی۔ اس کے یوں کہنے پر وہ چونکا۔ اسے اندازہ تک نہ تھا کہ وہ اس لڑکی کے ہاتھوں مات کھا جائے گا۔ میرے پاس جان البرٹ کی پہلی میل آئی تو میں کنفیوز ہو گئی۔ ایک لڑکے کو میں جواب دینا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے کافی گہرا دینی مسئلہ پوچھا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ تبھی میں نے آپ کی پرسنلز کو چیک کیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ جان البرٹ بن کر بات کر رہے ہیں، لیکن وہی میل آپ کے پاس سیو تھی۔ میں نے جواب دیا تو وہ آپ کے پاس مجھے مل گئی۔ پھر آپ نے 4 ماہ ان مسائل کو مجھ سے پوچھا۔ مجھے یہی لگتا رہا کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ عدنان شاہ مجھ سے ایسے سوال کریں، تبھی آپ اپنی پہچان چھپا رہے ہیں۔ لیکن جب آپ نے کہا
मुझसे शादी करोगी? तब मैं उलझ गई, लेकिन मैंने फिर भी इस सिलसिले को जारी रखा। मुझे मालूम था कि आज आप आने वाले हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए कि मैंने ये सब क्यों किया। वो उसके करीब आ गया, मगर मैं तो जान चुकी हूँ, वो उस पर तंजिया लहजे में बोली। तो वो उसे एक कदम के फासले पर रुका। आप ये चाहते थे कि आपका एहसान मुझ पर हमेशा बना रहे कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया, और आप इतने अजीम हैं कि मेरे बारे में ये सब जानकर भी मुझे अपना लिया। और इस तरह मैं जब कभी आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ कहती तो आपके पास भी मेरे लिए एक ताना होता। उसके मुंह बनाकर कहने पर वो गहरा सांस लेता उसके करीब चला आया। बीवी को ना इतना ज़हीन होना नहीं चाहिए। वो उसके बराबर में बैठा। लेकिन अगर शौहर आप जैसे हों तो यकीनन बीवी को ऐसा ही होना चाहिए। वो मुस्कुराई। तुमने मम्मा पापा को सब कुछ सच बता दिया। ये बात उसे चुभ रही थी। नहीं, मैं अपने अंदर ऐसी हिम्मत नहीं पा रही हूँ। वो कदरे अफसरदा हुई। पता है परी, मुझे कब यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ? उस रोज़ जब तुम मम्मा के कमरे में थी, मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और तुम्हें ना पाकर मेरा तो जैसे दम घुट गया। मैंने तुम्हें मम्मा के कमरे के अलावा हर जगह हर तरफ देख लिया। बाहर निकलकर वॉचमैन से पूछा। चंद ही लम्हों में सांस लेना मुश्किल हो गया था, और जब मैंने तुम्हें देखा तो परी, तुम बहुत बेकरारी से मेरी तरफ बढ़ी। लेकिन तुम्हारी वो बेकरारी मेरी ज़ात के लिए नहीं थी, वो मेरी मोहब्बत नहीं, सिर्फ मुझसे मिलने वाला एहसास तहफ़्फ़ुज़ था। इस वक्त जब तुम रो रही थी तो मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था, और बात ये थी कि परी को अपने एहसान के मलबे से मुझे निकालना होगा। उसे तहफ़्फ़ुज़ मुझसे मिले किसी डर या खौफ की वजह से नहीं, बल्कि इसमें सिर्फ मोहब्बत हो। तभी मैंने तुम्हें यहाँ भेजा। इन गुज़रे सालों में तुम्हारा खौफ डर सब ख़त्म हो चुका था, इसीलिए अब तुम्हें सिर्फ मुझसे मोहब्बत करनी है। और पता है, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, क्योंकि साबित हो गया है कि तुम मुझसे जाने कब से मोहब्बत करती हो। वो अपनी हथेली उसके आगे करते हुए आखिर में मुस्कुराया, तो वो जो उसे मबहूत देख रही थी उसके यूं कहने पर गड़बड़ाई। उसकी हथेली पर वही लौंग जगमगा रही थी। ये सूट सानिया आंटी ने पाकिस्तान से मंगवाया है। उसके लहजे में था कि वो बता नहीं रही, हकीकत पूछ रही है। मैंने सानिया फूफो को लाकर दिया था, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन वो कड़े तेवरों से उसे देखती रही। अभी बहुत कुछ था जिसके आगे अजनान शाह जवाब दे था। इस लौंग को लाने की वजह, इस लौंग ने पहले दिन ही मुझे तुम्हारी तरफ मुतवज्जो कर लिया था। उसने बेयकीनी से कहने वाले को देखा, मगर वो सच कह रहा था। यकीन करना पड़ा। आपने कहा था कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड से भी गर्लफ्रेंड के मुतालिक बात नहीं करते। फिर मुझसे क्यों की? मैं आपकी कौन हूँ? तुम? वो उसे निगाहों में मोहब्बत चाहत का हर रंग लिए देखने लगा। मेरा आईना हो। कहा था, बताया था, मत पूछो कि इस मोहब्बत की वजह क्या है। वो उसके सर पर अपना सर टिकाते हुए बोला। उसकी पलकें लरस कर झुक गईं। मगर अभी कुछ और भी पूछना था। मगर वजह तो आपने बताई थी कि मेरी नाक है। उसने वजह और नाक को जमा कर दिया था। तो अजनान शाह ने सर उठाकर उसे देखा। अब मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी नाक ने ही मुझे मुतासिर किया तो? वो कदरे बेचारगी से बोला। आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं? वो आज ही तफसीली इंटरव्यू करना चाहती थी। कुछ भी तो फिर इस बिल्डिंग का इमरजेंसी हॉर्न बजा कर आए। व्हाट? वो चल पड़ा। चले ना, बहुत मज़ा आएगा। वो बच्चों के लहजे में बोली। मेरे खुदा, मेरी सोबर सी वाइफ को इस तरह की हरकत करके मज़ा आता है। कहीं मैं बेहोशी ना हो जाऊं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे वलीद याद आ गया। कितना अच्छा पहचानता था वो अपने भाई को, और वो महवियत से उसे देखता रहा। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी ज़रूर थी। इस लड़की ने उसे उसके ही घर वालों के बीच रहना सिखा दिया था। जब तुम सब कुछ जानती थी तो तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ, फिर तुम इतना शॉक्ड क्यों हुई? तुमने मेरे साथ ड्रामा ज़रूर किया था, लेकिन वो पहला लम्हा जो तुम्हें शॉक्ड कर गया वो सच था। सही बताओ, क्यों हैरान थी मुझे इतना देखकर? वो एकदम से बोली। हाँ, मैं शॉक्ड। वो चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। मैं अपने दिल पर शॉक्ड थी। मैं उसकी ज़िद पर हैरान थी। वो मुझसे कह रहा था कि वो रुक कर उसे देखने लगी। क्या? बताओ ना। वो उलझा, और उसने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपना सर रख दिया। वो कह रहा था कि आपको ईद मुबारक कह दूं। वो चौंका और फिर हंस पड़ा। तुम्हें भी ऐसी खुशियों भरी हज़ारों ईदें मुबारक हों। उसने उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा कर लिया। वो बहुत सी ज़िंदगी में आने वाली लड़कियां छोड़कर उसके पास चला आया था। उसका मिलन कहीं आसमानों में तय था, और जो बात लिख दी जाए वो हर हाल में होकर ही रहती है। जैसे अब वो हमेशा के लिए साथ थे, एक दूसरे के नाम अपनी ज़िंदगी कर चुके थे।